नमस्कार बच्चों, मैं देवेंद्र कुमार। आज अपन शुरू करेंगे 10th क्लास की हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स, जिसके अंदर सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो अपन पूरा कोर्स कवर करेंगे बच्चों। आज से शुरू कर रहे हैं अपन। तो वास्तविक संख्याएं सबसे पहला चैप्टर है अपना। तो इसको पढ़ने से पहले बच्चों जैसे थोड़ा सा बेसिक सा नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, ताकि ये चैप्टर समझने में अपने को आसानी रहे। छोटी छोटी संख्याएं जैसे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ये किनसे मिलकर बनी होती हैं, तो ये अगर अपने पास कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना बच्चों, तो मैं आपको जब जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे पढ़ाऊंगा तो आपको ये चुटकियों में समझ में आएगा। क्योंकि जब तक अपना बेसिक क्लियर नहीं होगा बच्चों, तब तक अपन इसको अच्छे से कवर नहीं कर सकते। तो इसको अच्छे से पढ़ने के लिए पहले एक बार इसके बारे में जो नॉर्मल जानकारी है वो अपन ले लेते हैं, ताकि इसको पढ़ने में अपने को क्या रहे बच्चों, आसानी रहे। तो सबसे पहले अपन बच्चों देखें कि जो वास्तविक संख्या होती है बच्चों, वो वास्तविक संख्याएं कहते किसे हैं, ये किससे मिलकर बनी होती है। तो बच्चों वास्तविक संख्या जो होती है वो दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है। पहली संख्या जो होती है बच्चों वो होती है परिमेय संख्या। कौन सी बच्चों होती है? परिमेय संख्या। दूसरी संख्या बच्चों होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। संख्याएं इन सारी संख्याओं से और इन सारी संख्याओं से मिलकर जो संख्या बनती है, एक तो होती है परिमेय संख्या बच्चों, दूसरी होती है अपने पास बच्चों अपरिमेय संख्या बच्चों। इससे और इससे इन दोनों संख्याओं को अगर मैं मिला लूं बच्चों, तो अपने पास कौन संख्या बन जाएगी बच्चों? वास्तविक संख्या बन जाएगी। यानी कि जो परिमेय संख्या है उसको और अपरिमेय संख्या उसको, इन दोनों को अपन जोड़ ले बच्चों, तो कौन संख्या बन जाएगी अपने पास? वास्तविक संख्या बन जाएगी। अब वास्तविक संख्या पढ़ने से लिखी पढ़ने के लिए अपने को परिमेय और अपरिमेय पता होना जरूरी है बच्चों। वैसे अपने छोटी क्लास में जितनी सारी संख्याएं थी बच्चों, वो इंपॉर्टेंट थी अपने पास परिमेय संख्या। लेकिन अब 10वीं क्लास के अंदर अपने इंपॉर्टेंट है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या तब समझ में आएगी बच्चों जब अपने को परिमेय संख्या अच्छा समझ में आ जाए। तो परिमेय संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्या होती है बच्चों, पहले वो देख लेते हैं। जो परिमेय संख्या होती है उसके अंदर कौन कौन सी संख्या इंक्लूड होती है। तो सबसे पहली संख्या होती है इसके अंदर प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं। दूसरी बच्चों इसके अंदर होती है पूर्ण संख्या बच्चों। कौन संख्या होती है? पूर्ण संख्याएं। और तीसरी संख्या इसके अंदर होती है बच्चों पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं। और चौथी अपने पास पता ही है परिमेय संख्या। परिमेय मतलब यूं कह सकते हैं बच्चों, अगर मैं इन सारी संख्याओं को जोड़ लूं, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक, इन तीनों को जोड़ो तो कौन संख्या बन जाती है? परिमेय संख्या बन जाती है। लेकिन इनकी सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है बच्चों, कि इनके अंदर अलग अलग चीजें, की प्राकृत किसे कहते हैं, पूर्ण किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, परिमेय। वैसे बच्चों अपन छोटी क्लासों में ये सारी संख्या पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन क्या है कि अपन हर बार भूल जाते हैं। लेकिन बच्चों मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, स्टोरी, उसके हिसाब से ये सारी संख्या आपको यूं चुटकी में याद हो जाएगी। उसके बाद में आपको दोबारा इसको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और नहीं आप भूलोगे। छोटी सी स्टोरी के हिसाब से इसको अपन पढ़ना शुरू करेंगे। तो एक बार अपन देखते हैं बच्चों, सबसे पहले देखते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। वैसे इसको बच्चों प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन सी संख्या है बच्चों? प्राकृत संख्याएं। ठीक है बच्चों, प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्याओं को समझने से पहले प्राकृत संख्या को समझने के लिए सबसे पहले अपनी यूं समझो आप बच्चों, कि आपको पता है कि कुछ हजार साल पहले अपने यहाँ पे कौन रहते थे? आदिवासी रहते थे। और वो खाते क्या थे? शिकार करके, मतलब जंगली जानवरों को खाते थे। तो वो क्या करते थे बच्चों, जब शिकार करने जाते थे, मान लो उन्होंने 4 खरगोश का शिकार किया, 5 खरगोश का किया, 4 हिरणों का किया, तो खाते तो वो मतलब मांसाहारी थे, तो मांस ही खाते थे। तो जैसे मान लो उन्होंने आज 4 खरगोश का शिकार किया, 5 खरगोश का शिकार किया, 6 खरगोश का शिकार किया, तो फिर वो लिखते कैसे थे? लिखते कैसे थे बच्चों? जैसे वो आज 4 को पकड़ के ले आए, तो उनकी गुफा के अंदर मान लो कोयला वगैरह रखा होता था, तो वो दीवार के ऊपर 1 2 3 4 ऐसे लिखते थे। या फिर उन्होंने अगर 6 खरगोश लेके आए तो 1 2 3 4 5 ऐसे, मतलब सारी चीजें प्रकृति की ही थी। खाने वाला भी इंसान आदि मानव, और जो खा रहा है वो भी बांस है, और जो जिससे निशान बना रहा है वो भी दीवारों पर बना रहा है। मतलब हर चीज प्रकृति से जुड़ी हुई थी। यानी कि प्रकृति को देखते हुए जो संख्याएं बनाई गई थी उसे अपन बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलते 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 जो संख्या बनाई गई थी, वो कौन सी संख्या थी बच्चों? प्राकृत संख्या थी 11। अब आप एक चीज नोटिस करो बच्चों, यहाँ 1 से लगाकर 9 तक अब जो संख्या आएगी वो सारी सारी रिपीट होगी। लेकिन बच्चों जीरो है ना, वो जीरो इनमें से पहले कभी नहीं है। या फिर यूं समझ सकते हैं कि जब वो शिकार करने जाते थे, तो कुछ न कुछ शिकार करके लेके आते थे। लेकिन मान लो किसी दिन वो शिकार करने गए और उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा, तो फिर वो उस गुफा के अंदर दीवार पर क्या लिखते? अगर देखो 1 मिलता तो वो 1 लिखते, 2 मिलता तो वो 2 निशान बनाते, 3 मिलते तो वो 3 निशान बनाते। लेकिन जिस दिन उनको कुछ भी हाथ नहीं लगा, तो फिर वो दीवारों पे कैसे निशान बनाएंगे? तो उन्होंने कहा एक काम करो, ऐसे जीरो बना दो, मतलब अपने पास कुछ भी नहीं मिला, शून्य मिला, कुछ भी नहीं मिला। घूम फिर के वापस आ गए, मतलब घूम फिर के अपन वापस आ गए, अपने को कुछ भी नहीं मिला, यानी कि जीरो लगा दिया।
यानी कि इस संख्या, ये जो संख्या लिखी है बच्चों, ये अधूरी थी, इसको पूरी करने के लिए, यानी कि इसके अंदर जीरो नहीं था ना बच्चों, इसको पूरी करने के लिए कौन संख्या बनाई, पूर्णांक संख्या बनाई। यानी कि अब इसमें जो बच्चों संख्या जुड़ी गई थी वो थी बच्चों पूर्ण संख्याएं। कौन संख्या बच्चों, पूर्ण संख्याएं। यानी कि इन संख्याओं को इन्होंने पूरा किया है, इसीलिए इसको कौन संख्या बोलेंगे बच्चों, पूर्ण संख्या बोलेंगे। यानी कि इसके अंदर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएगी बच्चों, ये इन्फिनिटी जाएगी। यानी कि ऐसी संख्या है जिसमें जीरो भी शामिल हो उसे अपन कौन संख्या बोलेंगे बच्चों, पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। अब देखो, जैसे मान लो वो शिकार करने गए, कुछ हिरण पकड़ के लेके आए, कुछ खरगोश पकड़ के ले आए, तो वो संख्या आ जाएगी प्राकृत संख्या के अंदर। लेकिन कुछ भी नहीं लेके आए तो वो संख्या जीरो, जीरो जिसके अंदर शामिल होता है वो होता है पूर्ण संख्या के अंदर। लेकिन मान लो एक दिन शिकार करके नहीं लेके आए और फिर भी उनको खाना तो है, भूख तो लग रही है, तो फिर वो क्या करेंगे, क्या करेंगे, वो पास वाली गुफाओं से क्या करेंगे, उधार लेंगे। जिस दिन वो पास वाली गुफाओं से उधार लेंगे तो उन्होंने सोचा अब इसको अपन कैसे लिखेंगे, तो उन्होंने कहा मैं इसको लिखूंगा माइनस से। जैसे अगर 2 खरगोश उधार लिए तो माइनस का 2, 3 खरगोश उधार लिए तो माइनस का 3, 4 खरगोश उधार लिए तो माइनस का 4। यानी ऐसी संख्याएं जो अपन इससे उधार लेते हैं, यानी कि अपन यूं कह सकते हैं पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक, इसे अपन क्या बोलेंगे बच्चों, पूर्णांक संख्याएं। वैसे नाम से स्पष्ट है, ऐसी संख्या जो पूर्ण हो, पूर्ण अंक हो, पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसको कौन सा कहते हैं बच्चों, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होगी बच्चों, देखो पूर्णांक संख्या होगी इसके अंदर माइनस वाली जितनी सारी संख्या है ना बच्चों, वो सारी सारी, यानी कि माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे चलते चलते चली जाएगी। ये संख्या कौन सी है बच्चों, पूर्णांक संख्या है। कौन सी बच्चों, पूर्णांक संख्या है। अब देखो, प्राकृत पढ़ ली हमने, पूर्ण पढ़ ली, पूर्णांक पढ़ ली। थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन हो रहा है इन दोनों के अंदर, तो इसके अंदर कितने अक्षर बच्चों, दो। पूर्ण के अंदर कितने अक्षर बच्चों, दो। तो ये तो है प्लस वाली संख्या है, और जीरो न तो प्लस का होता है बच्चों, नहीं माइनस का होता है। यानी इसके अंदर दो तरह की संख्या है, एक तो बिना चिन्ह वाली और एक प्लस वाली। इसके अंदर कितने अंक है बच्चों, 3 अंक है। यानी एक तो इसके अंदर माइनस वाली संख्या है, दूसरी इसके अंदर ये प्लस वाली संख्या है, और तीसरी ये संख्या बच गई बच्चों, ये तो न प्लस वाली है और न ही माइनस वाली है। यानी जब आपसे पूर्ण पूछे तो सिर्फ जीरो को ऐड करना है, और पूर्णांक पूछे यानी इसके अंदर माइनस वाली संख्या भी ऐड करनी ही है। अब देखते हैं बच्चों अपन इसके अंदर परिमेय संख्याएं। कौन सी देखते हैं बच्चों, चौथी संख्या अपने पास कौन सी थी, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या। वैसे बच्चों हमने छोटी क्लासों के अंदर बहुत रटा है, जैसे p बटा q के रूप में लिख सके, यानी q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसे अपने को मतलब रटाया गया है, लेकिन समझा नहीं एक्चुअली में। तो अब बच्चों अपन इसको समझते हैं कि ये संख्याएं परिमेय होती कैसे है। परिमेय संख्या का एक फॉर्मेट होता है बच्चों, ऊपर लिखा होगा अंश, क्या लिखा होगा बच्चों, अंश, और इसके फिर बटा करके इसके नीचे लिखा होगा हर। यानी कि ऐसी संख्या है जिसे अंश बटा हुआ हर के रूप में लिखें, और जो हर है ना बच्चों, हर वहां क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि अंश बटावा हर के रूप में जितनी सारी संख्या दिखोगे वो बटावटी के रूप में दिखेगी आपको। और दूसरा, आपके नीचे यानी कि बटावा के अंदर क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, जीरो नहीं होना चाहिए। ये संख्या अपने को नोटिस करनी है। यानी कि इसको अब अपन किताबी भाषा में समझें तो इसको बोलते हैं अपन p बटावा q के रूप में लिखें, और q का मान क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, जीरो नहीं होना चाहिए। ये तो हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखनी बच्चों, कि जो p और q है ना बच्चों, यानी कि मैं अंश में जो भी संख्या लिखूंगा और हर के अंदर जो भी संख्या लिखूंगा, वो सारी की सारी संख्याएं कौन संख्या होगी बच्चों, पूर्णांक संख्याएं होगी। कौन संख्या होगी, पूर्णांक, न तो प्राकृत होगी न पूर्ण होगी, वो सारी सारी संख्या किसमें से होगी, पूर्णांक संख्याओं में से होगी। यानी कि मैं p की जगह लिखूंगा वो भी इसमें से उठा के लिखूंगा, q में से लिखूंगा वो भी यहाँ से उठा के लिखूंगा। यानी कि p और q क्या होना चाहिए बच्चों, एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, कटा बिटा नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा अंक होना चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, जैसे अब मुझे इसके लिए एग्जांपल लिखना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो p बटा q का मतलब p का मान भी इसमें से जाएगा, मुझे मेरी इच्छा हो रही माइनस का 4 ले लूँ, और q का मान भी इसमें से आ गया, मेरी इच्छा हो गई माइनस का 3 ले लूँ। यानी कि माइनस का 4 बटा माइनस का 3 भी हो सकता है। मेरी इच्छा हो रही है मैं प्लस का 4 लूँ और प्लस का 3 लूँ, ये भी ले सकता हूँ। मेरी इच्छा हो रही है कि माइनस का 1 ले लूँ और प्लस का 2 ले लूँ, ये भी हो सकता है। बटा बट्टी में से क्या दिख रही है बच्चों, अगर मेरी इच्छा कोई जीरो तो मैं जीरो भी ले सकता हूँ। जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो नीचे एक लगा दो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसको एक लगाते हैं। लेकिन बच्चों ये गलती मत कर देना, आपकी ऊपर तो आपने एक लिख दिया, नीचे जीरो लिख दो, नहीं बच्चों, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। जिस दिन नीचे जीरो हुआ इसका मतलब वो संख्या कौन सी कहलाएगी आपके पास में, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ये परिमेय संख्या का एग्जांपल नहीं है, हमने ऊपर ही लिख दिया था कि नीचे अपने पास में क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे अगर जिस दिन जीरो हुआ उस दिन वो संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तो फिर वो कौन सी संख्या कहलाएगी, वो संख्या कहलाएगी अपरिमेय संख्या है, जो अपन 10वीं क्लास के अंदर अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अब अपने को ये पता चल गया
जैसे नॉर्मली संख्या में ऐसा लिखूंगा ना, जैसे 4 लिख दिया तो भी बच्चों ये परिमेय संख्या है, लेकिन इसके नीचे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए हर के अंदर, तो इसके 1 लिख देंगे, कुछ नहीं है तो। जैसे मैंने 3 लिख दिया, अब अपने फॉर्मेट के हिसाब से अंश बटा हर होना चाहिए, तो अंश तो लिखा हुआ है, हर में कुछ नहीं तो बच्चों अपनी मर्जी से अपन 1 लिख ऐसे। अब अगर ऐसा 0 लिखा हुआ है, मैंने समझाया आपको यहाँ पे संख्या लिखी हुई है, तो 0 के नीचे कुछ नहीं, 0 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब कितना लिख दिया बच्चों 1। ये तो अपने पास थी परिमेय संख्या है। प्राकृत समझ में आ गई, पूर्ण समझ में आ गई, पूर्णांक समझ में आ गई। इंपॉर्टेंस बच्चों इसकी है परिमेय संख्या, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है बच्चों ये वाली चीज है। यहाँ जो मैंने लाइन लिखी है ना बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान समझना, क्योंकि ये लाइन आपके बहुत ही काम की है। ये जो मैंने लाइन लिखी है ना बच्चों, उसमें से भी ये वाली लाइन, कौन सी वाली लाइन, ये वाली लाइन जो बड़े काम की है। पी और क्यू एक पूर्णांक है, मतलब अंश और हर में बच्चों अपन जो भी संख्या लिखेंगे ना बच्चों, वो सारी सारी पूर्णांक संख्याओं में ही लिखेंगे, क्योंकि अपने आगे चैप्टर पढ़ेंगे 1.5, जिसके अंदर प्रूव करना है अपने को √3 √2 ये अपरिमेय संख्या होती है, तो उसके अंदर अपने यहाँ से यूज लेंगे। तो मैं उस एक बार आपको वापस वहाँ रिकॉल करवाऊंगा कि मैंने कहा था आपको कि जो परिमेय संख्या होती है वो पी बटा क्यू के रूप में होती है, और पी और क्यू जो होता है बच्चों क्या होना चाहिए, पूरा पूरा पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब अपन देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। प्राकृत संख्या पढ़ ली, पूर्ण संख्या पढ़ ली, पूर्णांक पढ़ ली, परिमेय पढ़ ली। अब अपन देखें बच्चों अपरिमेय संख्या। जब आपको परिमेय संख्या समझ में आ गई ना, तो अपरिमेय संख्या भी आसानी समझ में आ जाएगी। तो अब लिखते हैं अपन बच्चों अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बच्चों किसे कहते हैं? एक तो हमने अभी जस्ट देखा थोड़ी देर पहले कि ये जो संख्या लिखी है ना बच्चों, ये वाली, ये परिमेय नहीं है, तो फिर क्या है ये अपरिमेय संख्या? यानी कि अपने को एक चीज तो पता चल गई कि जिसके हर के अंदर 0 लिखा हुआ है, यानी कि 1/0 है, 2/0 है, 3/0 है, 4/0 है, ये सारी सारी संख्या कौन सी है? अपरिमेय संख्या है। इनके अलावा भी संख्या है बच्चों, जो अपन आगे पढ़ेंगे अभी अच्छे से। एक बच्चों अपन इसको यूं लिखे तो 0/0 बच्चों, ये आपके कोर्स में नहीं है बच्चों, ये है 12th क्लास के अंदर आती है, ये अनिर्धारित रूप है, ये भी अपने कोर्स में नहीं, इसलिए 0/0 को अपन देखेंगे ही नहीं। ठीक है बच्चों, हम देखेंगे सिर्फ जिसके नीचे 0 है, ऊपर वाला 0 अपन नोटिस नहीं करेंगे। तो अपरिमेय संख्याएं जो है बच्चों वो 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, ये सारी संख्या कौन सी अपरिमेय संख्या है, जिसके नीचे नीचे 0 आ रहा है वो अपरिमेय संख्या है। एक तरह की संख्या और होती है जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे मैंने कोई संख्या लिखी है रूट के अंदर 1 लिखी, रूट के अंदर 2 लिखी, रूट के अंदर 3 लिखा, रूट के अंदर 4 लिखा, रूट के अंदर 5 लिखा, रूट के अंदर बच्चों मैंने 6 लिखा, रूट के अंदर बच्चों मैंने 7 लिखा, रूट के अंदर मैंने बच्चों 8 लिखा, रूट के अंदर मैंने 9 लिखा। अब बच्चों बताओ, एक का वर्गमूल कितना होता है बच्चों? एक का वर्गमूल होता है एक, दो का वर्गमूल अपने पास नहीं होता, तीन का नहीं होता है, चार का वर्गमूल कितना होता है बच्चों? चार का वर्गमूल होता है दो, ऐसे पांच का नहीं होता, छह का नहीं होता, सात का नहीं होता, आठ का नहीं होता, नौ का बच्चों वर्गमूल होता है, वो कितना होता है बच्चों? तीन। यानी कि जिसका वर्गमूल होता है, कौन कौन संख्या बच्चों? जिसका वर्गमूल होता है, एक तो ये वाली संख्या, एक ये वाली संख्या बच्चों, इसको हटा दो, ये काम की नहीं है। एक जिसका वर्गमूल यहाँ होता है, ये बच्चों ये हटा दो, ये भी काम की नहीं है। एक इसका वर्गमूल होता है, इसका जिसका वर्गमूल होता है उसको हटा दो। आगे जितनी सारी संख्या है जिनका वर्गमूल होता है, वो तो सारी संख्याएं बच्चों परिमेय, हम पीछे पढ़ के आए हैं, यहाँ पढ़ के आए हैं बच्चों, ये देखो यहाँ हम पीछे पढ़ के आए हैं, ये देखो ये पढ़े हैं, ये सारी संख्या कौन सी परिमेय संख्या है। जिनका वर्गमूल होता है वो तो परिमेय संख्या है, लेकिन जिनका वर्गमूल नहीं होता है, अब अपने काम की चीज यहाँ से है कि अगर मेरे से पूछे कि अपरिमेय संख्या कौन कौन सी बच्चों, अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी बच्चों, तो अपन यहाँ से क्या लिखेंगे देखना बच्चों। मेरे से पूछे कि अपरिमेय संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो एक तो आपने ये वाली संख्या लिखी दी थी ऊपर अभी जस्ट, कौन कौन सी, ये वाली संख्या। एक अपने पास ये संख्या और है, √2 है, √3 है, क्या √4 आएगा? नहीं, √4 का वर्गमूल होता है, इसलिए अपन इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। जिसका वर्गमूल नहीं होता है वही संख्या लेनी है अपने को। √6 है, √7 है, √8 है, √9 भी लेंगे ना बच्चों? नहीं, √9 का वर्गमूल होता है, इसीलिए √9 को अपन इंक्लूड नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे अपन √10, ऐसे चलती चलती जाएगी। ये सारी संख्या बच्चों अपरिमेय संख्या है, और इनका क्या यूज है, कैसे पढ़ेंगे, इसको अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों। जब भी अपना चैप्टर आएगा, आपके पास 1.5 है शायद या 1.4 है, उसके अंदर ये इन सारे चीजों के बारे में अच्छे से पढ़ा रखा है अपने को, तो अपन वहाँ अच्छे से पढ़ेंगे इसको। अब बच्चों अपन पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1, और उसके अंदर पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो 1.1 के अंदर यूक्लिड प्रमेय है बच्चों, तो उस यूक्लिड प्रमेय को अपन 2 मिनट के लिए समझ लेते हैं, फिर आपके लिए सारे सवाल एकदम इजी हो जाएंगे, फटाफट सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, अपन सबसे पहले देखते हैं यूक्लिड प्रमेय को समझेंगे, उसके बाद अपन पढ़ेंगे 1. तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का, मैं सीधा प्रमेय का लिख रहा हूँ। देखो, यूक्लिड ने जो प्रमेय का दी थी वो किसके ऊपर दी थी? विभाजन के ऊपर दी थी, यानी कि यूं कह सकते हैं
इसने एक भाग लिया होगा और भाग के ऊपर उसने कुछ न कुछ एक प्रमेय दी है, वो समझते हैं। और ये दी किसके ऊपर है सबसे पहले वो देखिए। इससे अपन निकालते क्या है, वो निकालते अपन HCF HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि कह सकते हैं अपन छोटी क्लास में पढ़ते थे म स प और ल स प, तो इससे ये निकालता है म स और प। ये क्या निकालता है, म स प निकालता है। ठीक है बच्चों, तो अब इसको समझने से पहले अपन क्या करेंगे, यूक्लिड ने क्या लिया था, एक भाग लिया था। जैसे मान लो उसने एक भाग ले लिया, ये वाला भाग। इसमें इसने क्या किया, एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर ये भाग आपको समझ में आ गया ना, तो फिर आपकी यूक्लिड वाले भी जो प्रमेय का है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे 9 लिखा है और मुझे किसी ने कहा है कि 9 के अंदर 2 का भाग दे दो। अच्छा, मैं इसको ऐसा भी कर ले सकता हूँ कि 9 के अंदर मुझे किसका भाग देना है, 2 का भाग देना है। तो बच्चों इसको पढ़ते कैसे हैं बताओ, 9 भाजक 2 ऐसे पढ़ते हैं। मतलब भाजक 2 का मतलब 2 का भाग अपन इसमें दे रहे हैं, 9 में दे रहे हैं, तो कितनी बार जाएगा बच्चों, आपको पता है 4 बार जाएगा। और यहाँ आ जाएगा 8 और बचेगा कितना पास, 1 ये बचेगा। यानी कि 2 की टेबल बोलूंगा मैं 4 टाइम और फिर 8 आ जाएगा और माइनस करेंगे कितना बचेगा मेरे पास, 1 बचेगा। ठीक करेंगे। ओके, अब देखो 2 का भाग दे रहे हैं 9 में, कितना आंसर आया, 4। तो जिसका भाग दे रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, अभी आपने खुद ने कहा है कि 9 का, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या लिखा हुआ है 9 भाजक 2, यानी कि 9 भाजक 2 जिसका बच्चों अपन भाग दे रहे हैं उसे अपन बोलते हैं बच्चों भाजक। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, भाजक। जिसमें भाग दे रहे हैं उसे अपन बोलते हैं बच्चों भाज्य। यानी कि ढाई अक्षर का वर्ड होता है और आंसर अपने पास क्या आता है, भागफल। ये तो अपने को पता है कि जो भी आंसर आएगा उसे अपन क्या बोलेंगे बच्चों, भागफल। अगर नीचे कुछ बच गया है उसे अपन बोलेंगे बच्चों शेषफल। क्या बोलेंगे बच्चों, शेषफल। इतना अपने को पता है। हाँ, बस पता नहीं है तो ये है कि इस बीच वालों को क्या बोलते हैं, भाज्य। जो बड़ी वाला अक्षर होता है सबसे बड़ा, इन सब में से जो भी बड़ा अक्षर होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे। और यहाँ जिसका अपन भाग दे रहे हैं, जिसका भाग देने जा रहे हैं, वो क्या अपने पास भाजक है। क्या समझ में आ गया, मतलब इसके हिसाब से अपन कंपेरिजन करें, इसके हिसाब से अपन कंपेरिजन करें तो ये तो है भाजक, ये है अपने पास में भाज्य, ये है अपने पास में भागफल और ये है बच्चों अपने पास में शेषफल। यही है। अब देखो मैं इसको लिखूंगा कैसे, ये है 9 और अगर मुझे इसको लिखना चाहूँ यूक्लिड के हिसाब से, यूक्लिड कहता है कि भाई यहाँ 9 लिखो बराबर, आपको बताएं मैं इसको और इसको इंटू करूंगा, यानी कि 2 को और 4 को इंटू करूं, यानी कि 2 इंटू में 4 करूं और फिर इसके अंदर जो ये बच गया है शेषफल इसके अंदर जोड़ दूं। तो बच्चों बताओ ये क्या बन रहा है, 9 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। यूक्लिड ने कुछ नहीं किया बच्चों, इसी का यूज किया। यूक्लिड ने क्या करा कि इन दोनों को इंटू करा और ये वाली संख्या इसमें जोड़ दे। तो उसने कहा कि अगर आप इन दोनों को इंटू करोगे और आप इसके अंदर एक जोड़ दोगे, जो भी शेषफल आ रहा है वो जोड़ दोगे, तो आपके 9 बन जाएगा। बस इसके अलावा यूक्लिड ने और कुछ भी नहीं कहा बच्चों। तो इसको यहीं से उठाकर इसने यहाँ पटक दिया। यानी कि 9 क्या चीज है बच्चों, यहाँ देखिए बताओ 9 क्या चीज है बच्चों, यहाँ पे है 9 अपने पास में क्या चीज है बच्चों, भाज्य। यानी कि यूक्लिड ने कहा कि अगर आप जो भाज्य लिखा हुआ है बच्चों, ये भाज्य है, फिर बराबर करेंगे जो यहाँ पे बच्चों भाज्य लिखा हुआ है ना, इस भाज्य को इसको और इसको इंटू करेंगे। यानी कि अगर मैं भाजक इंटू भागफल कर दूं, ये मैंने लिख दिया बच्चों भागफल। ठीक है बच्चों, और फिर इसके अंदर अगर मैं शेषफल जोड़ दूं, ये लिख दिया मैंने शेषफल। देखो बच्चों शेषफल यही तो प्रमेय का है यूक्लिड की। यूक्लिड ने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। यूक्लिड ने कहा कि आप जो बीच वाली संख्या है ना, इसको आप कैसे निकाल सकते हो, इन दोनों साइड वाली संख्याओं को, इस वाली संख्याओं को और इस वाली संख्याओं को आप इंटू कर दो और जो शेषफल आ रहा है उसको छोड़ दो। बस यही मेरी यूक्लिड वाली प्रमेय का। ये किसने कहा था बच्चों, यूक्लिड ने कहा था। यूक्लिड ने इसके अलावा कोई प्रमेय का नहीं दिया। अब यूक्लिड ने सिर्फ इसका एक यूज और किया है, वो देख लेते हैं। यूक्लिड ने कहा कि आप जिसका भाग दे रहे हो, जिसमें दे रहे हो, जो आंसर आ रहा है, देखो जिसका भाग दे रहे हो उसने इसको बोला बी, इसने इसको बी बोल दिया, तो फिर एक इसको बोला होगा ए, बोला जिसमें भाग दे रहे हैं, मतलब जिसमें भाग दे रहे हैं उसको ए बोला है। और जो आंसर आ रहा है उसको क्या बोला इसने, क्यू। क्यू का मतलब क्वेश्चन होता है इंग्लिश में, जिसका हिंदी मतलब होता है भागफल। और आर का मतलब होता है रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। अब ये कहना है कि जो बीच वाली संख्या है ना बच्चों, उसको ए माना, इधर वाली संख्या है उसको बी माना, इधर वाली संख्या है उसको उसने क्यू माना, और नीचे वाली संख्या रिमाइंडर है जिसे अपन बोलते हैं आर, आर से लिखा है इसने। तो बच्चों ये तो है अपने पास आर, ये अपने पास है क्यू, ये अपने पास है ए और ये अपने पास बी। जरा इसको इस फॉर्म में लिख के बताना, इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों, यहाँ आता है भाज्य, भाज्य का मतलब बीच वाली संख्या, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ए, फिर करेंगे बराबर। फिर इसने भाजक लिखा बच्चों, भाजक का है ये वाला भाजक है जिसका अपन भाग दे रहे हैं, वो कौन सा अपने पास बी है, इंटू करेंगे भागफल। भागफल का मतलब जो आंसर आ रहे हैं अपने पास, ये भागफल है, ये आप लिखेंगे क्यू। और फिर इसके जोड़ेंगे क्या अंदर बच्चों, शेषफल। शेषफल कितना है यहाँ पे आर है, ये शेषफल कितना बच्चों आर है। अच्छा, इसने एक चीज और लिखी है, इसने कहा है शेषफल के बारे में। मुझे एक चीज बताओ बच्चों, शेषफल क्या हो सकता है, शेषफल कितना हो सकता है ये बताओ। शेषफल जो बच्चों होता है ना, वो या तो हो सकता है जीरो या जीरो से बड़ा हो सकता है। तो इसने लिखा है कि जो आर है ना,
या शेषफल कभी भी जीरो भी बचता है या फिर जीरो से बड़ा भी बचता है। यानी कि शेषफल जो होगा या तो होगा वो जीरो, या तो होगा वो जीरो, या तो होगा वो जीरो के बराबर, या फिर जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। या तो जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा। लेकिन शेषफल जो होगा वो हमेशा छोटा होगा, किससे, जिससे अपन भाग दे रहे हैं उससे छोटा होगा। शेषफल ये जो बचता है ना बच्चों, वो इससे बड़ा कभी नहीं बचेगा। यानी कि जो भागफल होता है ना, जिससे सॉरी जिससे अपन भाग देते हैं ना, उससे बड़ा कभी नहीं होता है। यानी कि ये होगा यहाँ बी से क्या होगा, छोटा। ये चीज अपने को याद रखनी है। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर फिर भी अगर आपके आर के बारे में पूछ ले कि आर क्या चीज है, तो आर क्या चीज है बच्चों, कि इससे इसके बराबर हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन इससे हमेशा छोटा होता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जहां पर जो आर है ना बच्चों, वो जीरो से बराबर है या फिर जीरो से बड़ा है, और छोटा किससे है, इस दो से। दो से का मतलब दो क्या चीज है बच्चों, भाजक। ये क्या है बच्चों, भाजक है ना, तो इस 20 है, क्योंकि इससे 20 छोटा है इस तरह से। वैसे ये तो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही होगी, पर ऐसा विशेष कुछ नहीं है। नॉर्मली आपको तो मेन ये याद रखना है कि ए जो है वो बी इंटू क्यू प्लस आर के बराबर है, बस ये यूक्लिड प्रमेय का है। और इसी से अपन क्या निकालेंगे बच्चों, एच सी एफ निकालेंगे। इससे अपन क्या निकालेंगे, एच सी एफ। इस एस तो चलिए बच्चों अपन शुरू करते हैं अब एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। वैसे अपने को क्या करना है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर इसका जो फर्स्ट है ना बच्चों, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो ऐसा लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो ये लिखा हुआ है कि 135 और फिर अपने से पूछा हुआ है कि 225, इन दोनों का अपने को निकालना है बच्चों, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। वैसे एचसीएफ अपन छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, 8वीं क्लास में पढ़ा है हमने, 7वीं क्लास में पढ़ा है हमने, और शायद 9th क्लास में तो नहीं पढ़ा है, बट फिर भी यहाँ देखो, यहाँ हमने इसको, यहाँ अपने को क्या एचसीएफ निकालना है, लेकिन बच्चों यूज करना है अपने को किसका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का यूज करना है अपने को। ये हम पढ़ के अच्छे से पीछे आ चुके हैं, अपने को पता है कि यूक्लिड विभाजन थ्योरम क्या कहती है, कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, अपने को पता है। बस थोड़ा सा कुछ नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा वो अपन देखने हैं सिर्फ। अच्छा बच्चों एक चीज ध्यान रखनी है अपने को यहाँ पे इन दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और निकालना कौन सी विधि से, विभाजन विधि से। विभाजन विधि में अपने को ये ध्यान रखना है कि जब तक इसका भाग इसमें पूरी पूरी बढ़ जाए। अच्छा वैसे भाग तक तो पहुंचे ही नहीं अपन, पहले इसको एक बार देख लीजिए। चलो बच्चों इसको अपन करते हैं सोल्व। देखो क्या करना है, इन दोनों में से सबसे पहले छोटी संख्या देखनी है कि इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है बच्चों, तो बताओ इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, 135 है, तो यहाँ पे लिखो इस तरह से, ये हमने लिखा है 135 इज लेस देन, किससे है, छोटी है, किससे छोटी है, 225 से। मतलब ये मुंह जिधर खुला होता है मतलब वो संख्या तो बड़ी है, और ये जो मुंह छोटा है वो संख्या छोटी, ये अपने को पता है वैसे। ठीक है, अब क्या करना है, जो बच्चों छोटी संख्या है ना, छोटी संख्या का भाग अपने को देना है बड़ी संख्या में, मतलब इसका भाग अपन इसमें देंगे। तो कैसे देते हैं, इधर देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये मैंने लिखा 135, फिर अपन देंगे 225 के अंदर भाग देंगे। सीधा सा है, अपने को इसकी टेबल बोलनी है और कितने टाइम जाएगी वो चेक करना है। तो 135 की टेबल शायद मेरे को भी नहीं आती, आपको तो क्या आती होगी। देखो तो क्या करेंगे बच्चों, 135 को इंटू करेंगे अपन, एक से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगी। फिर अपन क्या करेंगे, इसको 2 से इंटू करके देख लेते हैं, मतलब इसकी टेबल 2 बार बोल रहे हैं, मतलब इंटू कैसे कर रहे हैं अपन, 2 से। तो कितना हो जाएंगे, 5 दूनी 10, बचा कितने पास में 1, 3 दूनी 6, और कितने हो गए पास में 7, और 2 और 1 कितने हो गए, सॉरी 2 हो जाएंगे, तो 7 270। 270 यहाँ ज्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब इसकी टेबल कितनी बार बोलनी है अपने को, वन टाइम, यानी कि एक बार इसका पहाड़ा बोलना अपने को। और यहाँ कितने आ जाएंगे अपने पास में, 135। चलिए बच्चों इसमें से माइनस कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा अपने पास 0, यहाँ 12 में से 3 जाएंगे, कितने हो जाएंगे अपने पास 9, और यहाँ बच जाएगा अपने पास 0। अब देखो बच्चों, क्या 135 का भाग 90 में जा रहा है, क्या नहीं जा रहा। यहाँ पे कोई संख्या बची हुई क्या जिसको मैं नीचे उतारूं, नहीं, इसका मतलब 135 का भाग इसमें नहीं जा रहा, ये भाग यहीं रुक गया, आगे नहीं हो रहा। अगर बच्चों ये भाग इसमें आगे जाता तो इसमें अपन भाग देते, लेकिन जा ही नहीं रहा है, अपन दे ही नहीं रहे। अब देखो हमने यूक्लिड के हिसाब से क्या सीखा है हमने, कि ये तो है इसके अंदर भाज्य, ये है इसके अंदर भाजक, ये है इसके अंदर भागफल, और ये है इसके अंदर शेषफल। तो बस इसको इधर लिखने की कोशिश करो, तो कैसे लिखेंगे अपन, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड 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 विभाजन विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, एल्गोरिथम प्रमेय से, प्रमेय से। ये प्रमेय क्या कहती है बच्चों, कुछ नहीं कहती, ये जो संख्या लिखी है ना बच्चों, इस संख्या को अपन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे अपन 225, यानी कि बीच वाली संख्या जो सबसे बड़ी है जिसे अपन बोलते हैं भाज्य, वो लिखेंगे इधर आगे आगे। फिर भाजक जिससे हम भाग दे रहे हैं बच्चों, फिर करेंगे इसके अंदर इंटू, जो अपने पास में भागफल है वो लिखेंगे अपने यहाँ पे, एंड प्लस
जो इसके अंदर शेषफल है वो जोड़ देंगे। शेषफल आपको पता ही है कितना है, 90 है। देखो बच्चों ये सवाल इसको हम ये चीज हम पीछे सीख के आ चुके हैं, लेकिन बच्चों इससे एचसीएफ नहीं निकलने वाला। एचसीएफ कैसे निकलेगा वो देखो। अब क्या करना है बच्चों, जब इसका भाग इसमें नहीं जाता है तो यूक्लिड प्रमेय कहती है कि इसका भाग इसमें नहीं जा रहा तो क्या हो गया, इसका भाग इसमें जा सकता है। मतलब 90 का भाग अपने को बच्चों किसमें देना है, 135 में देना है। तो 90 के भाग 135 में कैसे देंगे, ये देखो यहाँ हमने लिखा 90 और यहाँ मैं लिख रहा हूँ 135, और अब मैं 90 का भाग किसमें दे रहा हूँ बच्चों, 135 में दे रहा हूँ। ध्यान रखना यूक्लिड क्या कहता है, जब आपके पास शेषफल बच जाए और इसका भाग इसमें नहीं जा रहा हो तो शेषफल का भाग किसमें देते हैं बच्चों, भाजक में देते हैं। यानी कि अब मैं इस वाली संख्या का भाग इसमें देने जा रहा हूँ, तो 90 के भाग में 135 में दूंगा। वही 90 की टेबल बोलनी है अपने को, एक नियम 9 नंबर 18 यानी 180 हो रहा है, ज्यादा हो जाएंगे। कितनी बार बोलेंगे इसको, एक बार बोलेंगे। यहाँ कितना आ गया अपने पास में, यहाँ आ जाएगा बच्चों अपने पास में आ जाएगा 90। कितना आ जाएगा बच्चों 90, कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा अपने पास 5, यहाँ बच जाएंगे अपने पास कितने 4, कितने बचे 45। अब देखो क्या यहाँ कोई संख्या है जिसको मैं नीचे उतारूं और 90 के भाग 45 में दूं, क्या 90 के भाग 45 में जा रहा है क्या बच्चों, नहीं जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा है। 90 का भाग 45 में नहीं जा रहा है, तो अब अपन क्या करेंगे बच्चों, देखो मैं 90 का भाग 45 में दे रहा हूँ, नहीं जा रहा है, तो अब इसको यहीं रोक दो और ये सारी सारी वापस इधर लिखो। किसका यूज करेंगे अपन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, करें। तो अब आप बताओगे क्या लिखेंगे, बताओ यहाँ क्या लिखेंगे बताओ। हाँ बिल्कुल सही, कितना लिखेंगे अपन 135। ओके, फिर किसे इंटू करेंगे, इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से इंटू करेंगे, बिल्कुल सही। यहाँ लिखेंगे 90 इंटू 1 एन प्लस यस 45, 45 की तरफ अपन जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ वही कंडीशन वापस पहले वाली कि इसका भाग अब इसमें नहीं जा रहा, इसका मतलब अपन क्या करेंगे, इसका भाग अपन क्या देंगे, इसमें वापस देंगे। तो कैसे देते हैं वो देखो, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी स्पेस मिल जाए, इधर पीछे यही सवाल को पूरा कर लेते हैं सवाल को। चलिए देखिए यहाँ क्या करेंगे अपन, यहाँ अब किसका भाग देंगे, 45 का भाग 90 में देंगे, क्योंकि 90 का भाग 45 में जा ही नहीं रहा है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे 45 के अंदर किसका भाग देंगे बच्चों, 45 का भाग देंगे 90 के अंदर। अब देखो 45 का भाग अपने को आता है, 45 का भाग एक बार बोलेंगे, इसका डबल करने पर कितना आता है 90 आता है, इसका मतलब इसमें कितनी बार जाएगा भाग, 2 बार जाएगा। यहाँ लिखेंगे अपन बच्चों 90, फिर करेंगे माइनस, यहाँ कितना बच जाएगा बच्चों 0। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब आंसर 0 आता है ना बस वही आपका सवाल खत्म। कि शेषफल अगर 0 आ जाए इसका मतलब आपका आंसर आ गया है। अब इसमें आंसर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस सवाल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका आंसर क्या चीज है, वो पकड़ना अपने को। तो पहले एक बार इसको है ना इस यूक्लिड विभाजन के हिसाब से फॉर्मेट में लिख के देखें। ये लिखा अपने पास में 90, ये हमने लिख दिया 90 बच्चों, फिर करा हमने बराबर। अब इंटू किसको कैसे करेंगे, आपको सबको पता है, 45 को किससे इंटू करेंगे बच्चों, 2 से इंटू कर लेते हैं। 45 को इंटू कर लेंगे अपन 2 से कर लेंगे, एन प्लस 0 जोड़ के देंगे इसके अंदर, शेषफल क्या बचा अपने पास 0, तो 0 जोड़ेंगे। बस यही अपने को ध्यान रखना है। जो शेषफल है ना बच्चों, शेषफल जिस दिन अपने पास में 0 आ जाए इसका मतलब अपना आंसर आ गया। ये आंसर नहीं बच्चों, आंसर कौन सा होता है, ऐसी संख्या जिसका हमने भाग दिया है और शेषफल क्या आ गया अपने पास में 0 आ गया। यहाँ पे खेल सबका शेषफल कैसे, तो यानी कि हमने भाग किसका दिया बच्चों, 45 का भाग दिया। इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ है वो 45 है, न कि 0, न कि 2, नहीं 90। जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं, जिस संख्या का हम बच्चों भाग दे रहे हैं वही संख्या अपने पास आंसर होती है। कब, जब उसका शेषफल कितना आ जाए अपने पास में 0। मतलब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपको, यस। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं अतः यहाँ 135 और 225 का एचसीएफ जो होगा ना बच्चों, वो कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा बच्चों, अपने पास पहुंच जाएगा 45। ये आपके पहला क्वेश्चन कंप्लीट। चलो बच्चों अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार इसके 2-3 क्वेश्चन बच गए हैं, पहले उनको पूरा कर लेते हैं अपन बच्चों। कहाँ गया भाई, चलो एक बार देखो इस क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन 96 को अपन किससे इंटू 96 और किसका निकालना है अपने को 38220, यानी 38220 का अपने को क्या निकालना है बच्चों, एचसीएफ निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं अब वही प्रोसेस करेंगे अपन, वो कि वही कितना लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर इसका है अपने पास सेकेंड, और यहाँ लिखा हुआ है 196 और कौन सी संख्या लिखी हुई है बच्चों 196 और लिखा हुआ है 38220, ये लिखा हुआ है। ये बराबर चेक कर लो क्वेश्चन, ये लिखा हुआ क्या, यस बच्चों ये लिखा हुआ है 196 और 38220 लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। अब इसको सोल्व करना है बच्चों, वही तरीका है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको अपन कर लेते हैं सोल्व। देखिए बच्चों क्या करेंगे, इन दोनों में सबसे पहले बड़ी संख्या सेलेक्ट करो। इन दोनों बड़ी संख्या कौन सी बच्चों, ये वाली नहीं, ये वाली तो छोटी है, बड़ी कौन सी वाली बच्चों, ये वाली है।
इसका मतलब अपने को एक चीज समझ में आ गई कि बड़ी वाली संख्या जो होती है उसको अपन भाग के अंदर लिखेंगे और जो छोटी वाली संख्या है उसको भाग के बाहर लिखेंगे, और छोटी वाली संख्या का भाग अपने को बड़ी वाली संख्या में देना है। तो लीजिए अपन दे देते हैं अभी यहाँ पे भाग, ये 196 का है, भाग देना है अपने को 38, फिर क्या करेंगे 220, भाग देते हैं, लेके देख लेते हैं क्या आंसर आता है। मुझे 196 की टेबल नहीं आती है तो क्या करेंगे अपन, इसका अपन पहाड़ा बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, जितनी बार बोलना होता है उतनी बार इसको अपन इंटू कर लेते हैं, तो एक बार बोलेंगे तो ये कही आएगा, फिर मुझे इसका पहाड़ा अगर 2 बार बोलना है तो मैं इसको 2 से इंटू कर लेता हूँ, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, और यहाँ पे जगह 392, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे हिसाब से ज्यादा हो रहा है, तो कितनी बार बोलेंगे अपन, एक ही बार बोलेंगे, यहाँ लिखेंगे अपन 196 बच्चों, फिर 12 में से 6 जाएंगे, यहाँ पर बच जाएगा 6, यहाँ 17 में से 9 जाएंगे तो बच जाएगा 8, और यहाँ 2 में से जाएगा तो 1 बच जाएगा। फिर अब देखो बच्चों, यहाँ पीछे वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है। पीछे वाले क्वेश्चन में बच्चों हमने जब भी भाग दिया वो सिर्फ एक बार गया, मतलब जैसे यहाँ एक बार गया, या तो इससे छोटी संख्या आ गई और आगे गई ही नहीं। यहाँ देखो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन के अंदर भाग आगे जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब अपने को भाग पूरी पूरी बार देना है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 2। ठीक है, अब मुझे 196 की टेबल बोलनी है और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 196 को इंटू करेंगे अपन, देखते हैं मेरे हिसाब से यहाँ 1800 के आसपास है, 2 से इंटू करेंगे, मतलब 9 से इंटू करेंगे, तो 9 से इंटू करेंगे तो 9 छंगानी 54, बचे कितने अपने पास में 5, और 99 81 और 5 कितने हो जाएंगे 86, 8 9 और 8 कितने थे 17, 1764, यानी कि यहाँ कितना लिखेंगे बच्चों 1764। कितनी बार बोला हमने टेबल, 9 बार। यहाँ अब देखो कितना बचेगा, 12 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे अपने पास 8, और 15 में से 6 जाएंगे तो बचेगा अपने पास में 9, और 17 7 से यहाँ पे 0 बच जाएगा, यहाँ 0 बच जाएगा। अब देखो यहाँ भाग अभी भी पूरा नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे, यहाँ से उतारेंगे 0 सीधा नीचे यहाँ पे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 980। अब अभी भी भाग जा रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो 980 लिखा हुआ है बच्चों, तो मुझे 196 का भाग अब इसमें देना बाकी है, यानी कि मैं इसकी टेबल बोलूंगा और इसे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितनी बार बोलेंगे, मेरे हिसाब से इसमें 5 बार बोलेंगे शायद, तो इसका भाग पूरी पूरी बार चला जाएगा, तो मैं 5 का भाग दूंगा, यानी कि 6 पंजे में 30, बचे 3, 9 5 45, और 3 कितने हो जाएंगे 48, बचे कितने पास में 4, 5 और 1 4, 980, बिल्कुल सही। यानी कि यहाँ पे अपन कितनी बार बोलेंगे बच्चों, 5 बार, ये 980 आ गए, फिर बच गया 0। अब देखो बच्चों, हमने जो पीछे क्वेश्चन किया था ना बच्चों, उसमें 3 4 भाग हमने किए थे और फिर जुड़ा था। इस क्वेश्चन के अंदर एक ही बार में हमने भाग दिया और 3 4 बार तो गया है ये, और 0 भी आ गया, इसका मतलब यहाँ पे जिस संख्या का भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए, इसका मतलब वही इसका आंसर होता है, यानी कि ये इसी भाग का आंसर है, मतलब एचसीएफ है। तो उसको लिखते हैं, या लिखेंगे कि विभाजन, सॉरी यहाँ लिखेंगे अपन विभाजन, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। ठीक बच्चों, ये लिख के देखते हैं अपन क्या बताया था। जो बड़ी वाली संख्या है ना वो सबसे अपन आगे लिखते हैं, ये 38 220, फिर करेंगे इक्वल टू। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो कैसे करेंगे बच्चों, 196 को अपन इंटू करेंगे 195 से। बस बच्चों आपको एक चीज ध्यान रखनी, और साथ में क्या लिखना है अपने को 0। एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे, जो सबसे पहली वाली संख्या इधर लिखी हुई है उसको सबसे पहले लिखना है, और जो बाद वाली लिखी है उसको बाद में इंटू कर देना। आप इसको उल्टा सीधा नहीं कर रहे कि 195 को आगे लिख दिया 196 को बाद, नहीं नहीं बच्चों, यहाँ पे 196 को पहले लिखना है जिसका भाग दे रहे हैं वो, और जो आंसर आ रहा है वो इधर लिखेंगे 1 प्लस 0 लिखेंगे। अब देखो हमने क्या कहा था, इसका आंसर क्या चीज होती है, जिसका भाग देने पर शेषफल 0 जाए। हमने भाग किसका दिया था, 196 का भाग दिया था, तो अब लिखेंगे अतः, यहाँ लिखेंगे बच्चों अतः कौन कौन संख्याओं का 196 वो लिखेंगे 38 220 का, इन दोनों का एच सी एफ कितना है बच्चों अपने पास में 196 है। इस तरह से आगे समझ में, चलिए अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले एक बार, वापिस क्या है देख लेते हैं। इसमें अब निकालना है 867 और 225 का, 255 का सॉरी। तो इन दोनों का शायद आप भी कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि अपने पास में एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ बच्चों 867 व 255, ये ना, एक बार चेक कर लो क्या लिखा हुआ है, क्या था यही है। अब देखो इन दोनों का अपने क्या निकालना है बच्चों, एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ अपने को निकालना आता है क्योंकि हम 2 क्वेश्चन करके आ चुके हैं, और कौन सी विधि से करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो अपन करेंगे इसको सोल्व। यहाँ लिखेंगे कि इन दोनों में से पहले बताओ बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। ये पहले वाली संख्या बड़ी, अब वो हमने जो चिन्ह देखो इसमें ऊपर में चिन्ह हमने ऐसा लगाया था, अब जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ अपने इसका मुख खुला रखेंगे, यानी इसका चिन्ह इस बार लगाएंगे ऐसे, और फिर यह लिखेंगे 255। क्लियर। अब बताओ किसका भाग किसमें देंगे बच्चों, बताओ
हम देंगे इस वाली संख्या का भाग इसमें, क्योंकि जो छोटी संख्या होती है उसका भाग देते हैं और देते किसमें है, बड़ी संख्या में देते हैं। ये 867। ठीक है बच्चों। अब देखो मुझे इसकी टेबल नहीं आती है तो क्या करेंगे, इसको इंटू करेंगे, जितनी बार वो इसका टेबल बोलनी है। शायद मेरे हिसाब से 3 बार में काम चल जाएगा। 4 बार में बोलेंगे तो 1000 के आसपास आएगा, तो कितनी बार बोलेंगे बच्चों, 3 बार, यानी कि मैं इसको कैसे इंटू कर दूं, 3। तो 5×3 = 15, एक 5×3 = 15 और एक 16 बच्चों, एक 3 और एक 3 दूनी 6 और एक 7, यानी कितना आ रहा है बच्चों के पास, 765। ये 765 है। अब कितनी बार हमने टेबल बोली है, 3 बार बोली है। यहाँ करेंगे माइनस, यहाँ कितना बचेगा, 2, फिर 0, फिर 1। अब देखो पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था ना बच्चों, इस क्वेश्चन में भाग और जा रहा था, इसलिए हमने भाग देते गए, लेकिन यहाँ देखो ये संख्या वापस छोटी आ गई, इसका भाग इसमें जा ही नहीं रहा है, ना कोई संख्या बची है। इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे कि विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या कहती है, प्रमेय कहती है कि इन दोनों को इंटू करना है और इसके बराबर लिखना है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे सबसे पहले बच्चों, लिख ली, फिर बराबर। अब इन दोनों को इंटू करके लिख लो, यानी कि 255 इंटू कितना करेंगे अपन, 3, और शेषफल इसमें साथ में जोड़ के लिख दो, कितना है पास में, 102। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। अब आप बताओ क्या करेंगे, इसका भाग इसमें नहीं जा रहा तो क्या करेंगे, इसका भाग इसमें देंगे। तो इसका भाग इसमें देके देखो क्या करेंगे अपन इसके अंदर, ये 201 है ना बच्चों, मैं इसका भाग इसमें देके देख रहा हूँ, तो मैं दे रहा हूँ इसका भाग 201 में, किसमें दे रहा हूँ, 255 में दे रहा हूँ। ठीक है, अब वही इसकी टेबल अपने को बोलनी है। तो देखो एक बार बोलेंगे तो 102 आएगा, 2 बार बोलेंगे तो 100 का तो हो जाएगा 200 और 2 का हो जाएगा 4, यानी मैं इसमें 2 बार बोलूंगा टेबल, यानी कि कितना हो जाएगा मेरे पास में, 204 बच्चों। ठीक है, यहाँ बच जाएगा आपके पास में 1, यहाँ बच जाएगा आपके पास में 5 और यहाँ बच जाएगा आपके पास में 0। क्या इसका भाग इसमें जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये भाग यहीं रुक जाएगा। फिर यही इसी प्रमेय का यूज करेंगे और ये 255 लिखे हो ना बच्चों, ये 255 लिखते हैं अपने यहाँ पे, ये 255 लिख दिया हमने, फिर बराबर करेंगे। अब इन दोनों को इंटू करके लिखते हैं, यानी कि करेंगे बच्चों 102 को इंटू करेंगे अपन 2 से, और इसके अंदर जोड़ेंगे क्या बच्चों, 51। इसके अंदर क्या जोड़ेंगे बच्चों, 51, इसके अंदर अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो वही एक बार पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। अरे यार इसको रफ करना पड़ेगा। जी चलिए बच्चों, अब देखो अब क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, 51 के अंदर 51 का भाग किसमें देंगे बच्चों, 102 में देके देंगे। वही इसकी टेबल 2 बार बोलेंगे और 102 आ जाएगा, और फिर कितना देगा पास में, 0। यानी कि बच्चों क्या करेंगे यहाँ पे, 102 अपन इधर लिखेंगे, फिर बराबर करेंगे, फिर क्या करेंगे बच्चों, 51 को किससे इंटू करके देखेंगे, 2 से, और फिर इसके अंदर जोड़ेंगे 0। बस सिंपल सा है, इसको से इंटू करके ये लिखेंगे, ये आपको लोगों को आता है, हमने सीखा है अभी अच्छे से। तो बस अब इसमें लिखेंगे अतः HCF, अतः HCF, अतः HCF किस किस का HCF, 255 और वह 867 का, इन दोनों का जो HCF है वो कितना है बच्चों अपने पास में, कितना आया, जिसका भाग देने पर 0 आया वही संख्या है इसके अंदर, यानी कि हमने किसका भाग दिया था बच्चों, 51 का भाग दिया था, 0 आ गया, यानी कि ये वाला आंसर रहेंगे इसके। तो आपका पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब चलते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसमें लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि हमने पूर्णांक अच्छे से पढ़े हैं, एक होते हैं धनात्मक, एक होते हैं ऋणात्मक, ये एक उनके साथ में कोई चिन्ह नहीं होता है। यानी कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में होता है, और जहाँ q क्या है, एक पूर्णांक है, ये अपने को पता है। चलिए बच्चों, लेकिन अपन कौन सी प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली 1.1 पढ़ रहे हैं, और इसमें विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए अपन यहाँ लिखेंगे विभाजन, सॉरी यहाँ पे सोल्व लिख के स्टार्ट करते हैं, सोल्व, यहाँ लिखेंगे विभाजन, विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम प्रमेय से, प्रमेय से। देखो विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या कहती है, हमने भी पीछे पढ़ के आए हैं कि उसके अंदर एक तो होता है अपने पास में, क्या होता है, सबसे पहले भाज्य होता है, एक भागफल होता है, एक शेषफल होता है और एक भाज्य होता है, ये 3-4 चीजें होती हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि, माना कि क्या लिखेंगे, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक लिखें, माना कि धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक क्या लिखेंगे अपन, यहाँ मैं मान लेता हूँ x, क्या मान लेता हूँ बच्चों में, यहाँ मान लेता हूँ मैं x, और फिर करके लिखेंगे, काम करते हैं मैं थोड़ा इधर से लिख लेता हूँ, यहाँ लिखेंगे अपन x इज इक्वल टू क्या मानेंगे,
6q प्लस 0 या r मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x की जो वैल्यू है वो 6q प्लस r मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसने 1 लिखा है। अच्छा, ये यूँ कहना चाह रहा है, देखो बच्चों, हमने ये 6q प्लस आर क्यों मानी, क्योंकि अपने को आंसर भी ऐसे ही चाहिए। लेकिन अपने को मेन चीज जो है वो फोकस ये करनी है कि हम जो पूर्णांक ले रहे हैं ना, हमने तो सिर्फ धनात्मक पूर्णांक लिए, अब ये विषम है या सम है ये अपने को नहीं पता। तो ये कह रहा है अगर मैं इसके पीछे r की जगह 1 लिख दूं तो ये विषम बन जाएगा, 3 लिख दूं तो विषम बन जाएगा, और 5 लिख दूं तो वो विषम बन जाएगा। ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, बाकी संख्या अपने को ऐसे ही माननी है, बस इस r को मानना। अब आप में से कोई बता सकता है कि ये जो r की वैल्यू है ना बच्चों, वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? देखो एक बार मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे मैं इसके अंदर भाग दे रहा हूँ 5 का, मान लो मैंने भाग दिया है 5 का, मैं दे रहा हूँ 5 का भाग 15 में, तो बताओ इसका भाग इसमें पूरी पूरी बार जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा शेषफल बच्चों? 0 बचेगा। ठीक है, आगे देखो, अगर यहाँ पे 16 होते बच्चों तो इसमें शेषफल कितना बचता बच्चों? 1, क्योंकि 15 5 तारी 15, शेषफल 1 बचता। अगर यहाँ पे 17 होते तो 2 बचता, अगर यहाँ पे 18 होते तो 3 बचता, 19 होते तो 4 बचता, और अगर 20 होते तो फिर 0 बच जाते, क्योंकि पूरी पूरी बच जाते। यानी आप एक चीज नोटिस करो बच्चों, जिसका भाग हम देते हैं ना, जिसका भाग देते हैं ना बच्चों, उससे जितनी सारी छोटी संख्या होती है ना, वो सारा एक सारा आर का मान हो सकता है, मतलब हो सकता है ऐसा। तो यहाँ पे आर का मान क्या होगा बच्चों बताओ? यहाँ पे जो आर का मान होगा ना बच्चों, वो ये होगा। देखो यहाँ पे आर का मान क्या होगा? यहाँ पे आर का मान होगा, आर का मान 0 हो सकता है, हो सकता है 0 से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ हमने भाग किसका दे रहे हैं? यहाँ पे हम अभी विभाजन एल्गोरिथम पढ़ के आए ना पीछे, तो उसमें लिखा होगा कि यहाँ जो संख्या लिखी होती है उस संख्या का अपन भाग देते हैं। तो यहाँ हम भाग किसका दे रहे हैं? 6 का भाग दे रहे हैं, यानी मैं 6 का भाग दे रहा हूँ इसमें, इसका मतलब आर का यानी शेषफल जो होगा बच्चों, वो हमेशा से छोटा होगा। यानी कि आर का मान क्या हो सकता है? आर का मान हो सकता है किससे छोटा? 6 से छोटा होगा, 6 के बराबर नहीं होगा, है ना बच्चों? मैंने यहाँ पे ये चिन्ह गलत लगा दी। यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? आर इज इक्वल टू लिखूंगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, यहाँ तक सारी सारी संख्या हो सकती है। 5 तक सारी सारी संख्या हो सकती है। लेकिन बच्चों 6 नहीं हो सकता, क्योंकि भाग 6 का दे रहे तो 6 शेषफल बच ही नहीं सकता। अगर 6 शेषफल बचेगा तो फिर भाग दे देंगे ना अपन आराम से। बस अब यहाँ खत्म अपने सवाल पर, कुछ नहीं करना है। अब अपने को क्या करना है? बस इस क्वेश्चन को सोल्व कर, कैसे करेंगे देखो, यहाँ आपको आर का मान एक बार 0 रखना है, फिर आपको एक बार 1 रखना है, फिर 2 रखना है। अब मैं आर का मान देखना बच्चों 0 रख रहा हूँ, आर का मान कितना रखना है बच्चों? 0 रख रहे हैं, तो कैसा आंसर आएगा देखना। यहाँ लिखेंगे अपन x बराबर 6q प्लस 0। अब बताओ मेरे को, x जो लिखा हुआ है ना, इसको मैं क्या तोड़ के लिख सकता हूँ? मैं 2 इंटू 3q ऐसा लिख सकता हूँ क्या? भाई मैंने 6 को तोड़ दिया, 6 को तोड़ा मैंने, 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 0 जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं। अब बताओ, मैं किसी भी संख्या को 2 से इंटू करूं, यानी आप जरा सोच के देखो, अगर मैं सम संख्या को 2 से इंटू करूं तो कितना आंसर आता है? सम संख्या आएगी। और विषम संख्या को 2 से इंटू करूं, यहाँ चेक कर सकते हो आप, देखो मैं अगर 2 को 1 से इंटू करूं, 1 से इंटू करूंगा तो भी 2 आ गया, और 2 को मैं 2 से इंटू करूं तो भी कितना आएगा? 2 आएगा। मतलब अगर अपन 2 को सम से इंटू करें या विषम से इंटू करें, हमेशा संख्या कौन सी आती है? सम आती है। इसका मतलब ये संख्या कौन सी होगी अपने पास में बच्चों? सम संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? सम संख्या, सम संख्या। अब देखो बच्चों, अब मैं यहाँ पे आर का मान जो रख रहा हूँ बच्चों, वो मैं रख रहा हूँ 1। अब देखना आर का मान कैसे रखेंगे? 2, तो यहाँ 1 रखा हमने, एक्स का मान कितना है? 6q प्लस 1, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल टू, मैं इसको तोड़ के लिख रहा हूँ, 2 इंटू 3q प्लस 1। अब जरा आप सोच के देखो, 2 को अपन किसी भी संख्या से इंटू करें तो सम संख्या आएगी, इतना तो अपने हमने इस वाले क्वेश्चन में भी देखा है। लेकिन उसके अंदर अगर मैं विषम संख्या जोड़ दूं तो वो संख्या कौन सी बन जाती है बच्चों? विषम संख्या बन जाती है। पहले जोड़ के देखो, देखो अगर जैसे मैंने मान लो मैंने यहाँ 2 लिखा है और 2 के अंदर मैं 1 जोड़ दूं तो 3 बन गया, और अगर 4 लिखा हुआ है, 4 के अंदर मैं 1 जोड़ दूं तो 5 बन गया। यानी कि सम संख्या के अंदर अपन 1 जोड़ते हैं तो वो वापस क्या बन जाता है? विषम संख्या बन जाती है। यानी कि सम के अंदर सम जोड़ेंगे तो सम ही रहेगी, सम के अंदर विषम संख्या जोड़ते ही वो विषम संख्या हो जाएगी। यानी कि ये कौन सी संख्या होगी बच्चों? विषम संख्या हो गई, विषम संख्या। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं r का मान कितना लेके देख रहा हूँ? 2 लेके देख रहा हूँ। अब वही क्वेश्चन करेंगे, x इज इक्वल टू 6q प्लस, यहाँ लिखेंगे बच्चों हम, यहाँ कितना लिखेंगे बच्चों? हम 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? यहाँ इसको सोल्व करके देखो, मैं इसको लिखूंगा 2 इंटू 3q एंड प्लस 2। ये वही लिखा है जो पीछे लिखा हुआ है। मतलब ये संख्या क्या है बच्चों? ये है अपने पास में सम संख्या, और सम संख्या सम संख्या जोड़ेंगे तो फिर आंसर कौन सा आएगा बच्चों? सम संख्या आएगा। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? सम संख्या है। ये कौन सी संख्या होगी बच्चों? सम संख्या है। इसको थोड़ा सा हल करके देखते हैं। अब मैं आर का मान बच्चों क्या लिख रहा हूँ? आर का मान मैं 2 ने लिख दिया, 2 लिख दिया, अब मैं 3 लिख रहा हूँ। तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 6q प्लस कितना लिखेंगे अपन? 3, इस तरह से लिखेंगे। तो अब देखो x को मैं फिर वही लिखूंगा, 2 इंटू 3q एंड प्लस 3, यानी कि ये 3q को 2 से इंटू करेंगे तो सम संख्या, और सम के अंदर ये विषम संख्या जोड़ेंगे तो वापस क्या बन जाएगी? विषम संख्या। विषम संख्या है ये बच्चों,
फिर अपना आगे चलते हैं। अब मैं आर का मान कितना रख रहा हूँ बच्चों, अब मैं आर का मान रख रहा हूँ 4। तो क्या लिखूंगा मैं, x बराबर 6q+4 और x इज इक्वल टू, मैं इसको कितना लिखूंगा, 2 इंटू कितना कर लेंगे बच्चों, 2 इंटू 3q+4। अब बताओ, ये तो संख्या सम संख्या है, सम संख्या जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास, वापिस सम संख्या, तो ये वापिस आ जाएगी सम संख्या। अब लास्ट r की वैल्यू कितनी रखी है बच्चों, 5 रख के देखते हैं तो क्या आएगा अपने पास, x इज इक्वल टू 6q+5 एंड x की वैल्यू जाएगी 2 इंटू 3q+5, ऐसा आएगा। ये संख्या क्या है अपने पास में, सम संख्या, क्योंकि किसी भी संख्या को अपन 2 से इंटू करते हैं वो संख्या क्या बन जाती है बच्चों, सम संख्या बन जाती है। अब उसके अंदर अपन विषम संख्या जोड़ेंगे तो वो संख्या कौन सी बन जाएगी, विषम संख्या, विषम संख्या। अब देखो, अपने को ये चीज चेक करनी है कि विषम संख्या कौन कौन सी है, तो देखो समीकरण ये 1 में सम संख्या है, समीकरण 2 में सम संख्या विषम संख्या है, समीकरण 3 में विषम संख्या है, और समीकरण 4 में विषम संख्या है, समीकरण 5 में सम संख्या है, समीकरण 6 में विषम संख्या है। बस, तो जहां जहां समीकरण लिखे हैं वो उसका नाम देख लो कि विषम संख्या कहाँ कहाँ पे। एक तो विषम संख्या है बच्चों अपने पास में समीकरण 2 में, कौन सी है, 6q+1 ही है, तो यहाँ लिखेंगे अपन, यहाँ लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में समीकरण, यहाँ लिखेंगे बच्चों समीकरण 2, 4 और 6 से। दो क्या कहते हैं समीकरण, चेक कर लो, दो कहता है कि 6q+1 विषम संख्या है, आपने को ये प्रूव करना है, तो यहाँ लिखेंगे 6q+1 कोमा 6q+3, ये समीकरण 4 कह रहा है, कोमा 6q प्लस कौन सी है अपने बच्चों 5, एक विषम, विषम, एक विषम, विषम, धनात्मक, धनात्मक, पूर्णांक, पूर्णांक है। आया समझ में बच्चों, चलिए बच्चों अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ये देखिए अगला क्वेश्चन रहा आपके पास में तीसरा, थर्ड क्वेश्चन। वैसे इजी क्वेश्चन है, देखो बच्चों, जब भी अपने को सवाल में, जब भी बच्चों अपने को सवाल में ये पूछ ले कि अधिकतम संख्या पूछे, ज्यादा से ज्यादा पूछे बच्चों, तो अपने को निकालना है HCF। क्योंकि देखो कैसे, मैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं ताकि आपको इस सवाल को पढ़ने पर आपको सारी चीज समझ में आएगी। कुछ नहीं, सवाल इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है पर मेन कॉन्सेप्ट को पढ़ो बच्चों। जिस दिन आपसे कम से कम पूछे, कम से कम पूछे, इसका मतलब बच्चों आपको LCM निकालना है। लेकिन जिस दिन आपको अधिकतम पूछे, अधिक से अधिक पूछे, अधिक से अधिक पूछे, उस दिन बच्चों आपको HCF निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, HCF निकालना है। तो अब देखो, इसका नाम भी तो होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब अधिकतम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे ज्यादा कॉमन है। यानी कि अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आपको सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी टुकड़ी के पीछे, बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को समझने के लिए तो मैं आपको चित्र से बना के बताऊं, क्या कहना चाह रहा बताऊं, लेकिन अपने को इतना दिमाग नहीं लगाना, अपने को सीधा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पकड़ो। वो कह रहा है अपने से अधिकतम संख्या क्या होगी, बस अपने को इतना सा पकड़ना है बच्चों, और कुछ नहीं। अधिकतम मतलब मुझे 216 का और 32 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो चलिए अपन सीधा यही आ जाते हैं, सीधा सीधा पहले लिखते हैं 216, ये बड़ी है संख्या, 30 है। मैंने नीचे नहीं ऐसा क्यों लगा, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है अपन उसकी तरफ मुख लगाते हैं। बस अपने को यहाँ लिखना है विभाजन, विभाजन एल्गोरिथम, रिथम प्रमेय से। वैसे बच्चों अपन इसको फैक्टराइजेशन यानी कि भाज्य गुणनखंड विधि से भी इसके अपन HCF निकाल सकते हैं, पर क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट है, तो हम इसको इसी क्वेश्चन से सोल्व करेंगे, इसी तरीके से सोल्व करेंगे। तो चलो तो विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से ये प्रमेय क्या कहती है बच्चों, ये प्रमेय कहती है कि जो छोटी संख्या है उसको अपन लिखेंगे बाहर, और जो बड़ी संख्या है उसको लिखेंगे अपन अंदर की तरफ। ठीक है बच्चों, अब देखो मुझे इसका भाग इसमें देना है, तो भाग किस देंगे बच्चों, एक बार देंगे, यहाँ आ जाएगा पास में 32, दो बार तो 64 होते हैं, इसीलिए अपन को बताया इसके बाद कितने बार देंगे अपन, एक बार देंगे। बच्चा कितना है, 11 में से 2 जाएंगे बच्चों, कितना बचेगा अपने पास बताओ, 11 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा अपने पास में, 9 बचेगा बच्चों, सही बात है। 11 में से अपन इसका भाग देंगे बच्चों तो 9 बच जाएगा, और फिर यहाँ कितना बचेगा पास में 2, और ये 196 यहाँ पे नीचे उतार देते हैं। अब देखो इसका इसका पवाड़ा बोलना है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितनी बार बोल के देखते हैं, देखें मैं इसका पवाड़ा बोल रहा हूँ 8 बार बोल के देखता हूँ, देखिए कितना आंसर आता है, 8 दूनी 16 बचा 1, 48 24 हो कितना जाएगा पास 25, यानी अभी भी कम है। अगर मैं इसका पवाड़ा 9 बार बोल के देखूँ तो 9 दूनी 18, 18 बचा 1, 27 वाले कितना जाएंगे 28, 288। तो यहाँ कितना लिखेंगे बच्चों अपन 288।
ठीक है बच्चों। वैसे यहाँ है ना, हमने भाग रोका नहीं क्योंकि भाग अभी भी जा रहा था, इसलिए हमने इसको पूरा किया है, क्योंकि अपने को पता है जब तक भाग नहीं जाता तब तक अपन इसको यूज करते ही करते हैं। चलिए, तो अब मैं इसका भाग इस यहाँ कितना बचेगा बच्चों अपने पास, देखो यहाँ बच गया अपने पास 16 में से गए तो यहाँ 8 बच गया बच्चों, और यहाँ कितना बचेगा अपने पास में 0 और 0। अब देखो आप, यहाँ विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सबसे पहले वही जो हमने पीछे लिखा था, यहाँ लिखेंगे 616 बराबर इन दोनों को इनटू करके लिखेंगे, यानी कि 32 इंटू, ये हमने भाग कितनी बार दिया था, अभी 9 बार दिया था, यानी 32 इंटू कितना करेंगे 19, उसके अंदर जोड़ेंगे कितना 8। अब देखो बच्चों वही तरीका, अब इसका भाग इसमें नहीं जा रहा है, इसका इसमें नहीं जा रहा, तो हम इसका इसमें दे सकते हैं बच्चों। तो लो देखे देखते हैं, यहाँ 8 लिखा हमने 32 लिख दिया, अब मैं 8 का भाग इसमें दे रहा हूँ, 8 चौक 32 बच्चों, 0 आ गया। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे अपन 32, क्योंकि बीच वाले संख्या यहाँ लिखते हैं, इन दोनों को इंटू करके लिखेंगे, 8 इंटू 4 करेंगे, फिर प्लस के अंदर जोड़ देंगे अपन 0, यानी कि हमने किसका भाग दिया बच्चों, 8 का भाग दिया है। इसका मतलब हमने भाग किसका दिया है, 8 का भाग दिया है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चों, एचसीएफ हो जाएगा 8, लिखेंगे अतः इसका इसका किसका, यानी कि 616 व 32 का एच सी एफ कितना होगा बच्चों अपने पास में, 8 होगा। ये है आपके आंसर। चलिए बच्चों इसका देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, अगला क्वेश्चन कौन सा बच्चों, चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों 4, ये रहा आपके चौथा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि आप कोई धनात्मक पूर्णांक मान गए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों हम यह चीज भूल रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मतलब क्या है कि हम कोई भी पूर्णांक मानेंगे वो यूक्लिड की फॉर्म में होना चाहिए, मतलब यहाँ हम अगर एक्स लिखे हैं तो इधर ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसमें यहाँ पर एक भाज्य हो, सॉरी भाजक हो, यहाँ एक भाज्य हो और यहाँ एक शेषफल हो, यानी कि वो इस रूप में होनी चाहिए, जैसे अपन लिखते थे ना पहले, यहाँ लिखते थे अपन ए, फिर यहाँ लिखते थे बी क्यू प्लस आर, इस तरीके से संख्या होनी चाहिए, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी करके आए हैं वैसे ही होना चाहिए। तो यानी कि अपने को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करना है तो ऐसी संख्या होनी चाहिए। दूसरा, इसका अपन क्या करेंगे, प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हम उस संख्या का क्या करेंगे बच्चों, वर्ग करेंगे। जैसे हम उस संख्या का वर्ग करेंगे तो किसी पूर्णांक m के लिए वो क्या होगा, हम उसमें कोई भी एक पूर्णांक दे रखा होगा उसको अपन m मान लेंगे, बीच वाली संख्या को अपन क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। ये बाद में आपको वापस बोलूंगा, जो क्वेश्चन कह रहा देख लेना उसके लिए, तो 3m+3 के रूप में था। अब देखो ये क्वेश्चन वाला खुद संकेत दे रहा है अपने को कि आपको क्या करना है, मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक x मानना है अपने को, इस तरह से x मानना है। अब देखो मैं इसको थोड़ा सोल्व कर बताऊं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन कह रहा है, हम लिखते हैं सोल्व, यहाँ से शुरू करते हैं सोल्व। देखो बच्चों यहाँ लिखते हैं, माना कि धनात्मक धनात्मक पूर्णांक 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 x मान लेते हैं। अब यहाँ x कौन सी संख्या है, यूक्लिड 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 विभाजन विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय से वो क्या कहती है, x जो है वो कैसा होगा, देखो x जो होगा वो अपने पास में होगा 3q या 3q+1 या 3q+2। अच्छा एक चीज बच्चों बताओ मेरे को, पहली चीज तो मैंने इसको 3 माना है, 3 इसलिए माना है क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन वाला खुद कह रहा है अपने पास में कि इसको 3q 3q+1 और 3q+2 मान। दूसरा क्योंकि अपने को 3 लेके आना है इसलिए। तीसरी बात, आपने एक चीज नोटिस करी है बच्चों, मैंने जो ये क्वेश्चन लिखा ना अभी यहाँ पे, मैंने जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा ना, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखो बच्चों मैंने जो क्वेश्चन लिखा है उस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे मैंने 1 और 2 तक लिखा, मैं आगे गया ही नहीं। मैं चाहता था यहाँ पे 3 लिख सकता था, मतलब कहने का मतलब ऐसा 3q+3 ऐसा लिख सकता था क्या बच्चों, नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता बच्चों, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जो शेषफल होता है ना बच्चों, जो शेषफल होता है, शेषफल ये यहाँ पे 0 है, यहाँ शेषफल 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 है। शेषफल कभी भी बच्चों, इस शेषफल जो होता है ना जिसका हम भाग देते हैं उससे बड़ी संख्या नहीं हो सकती। इसका मतलब यहाँ हम कभी 3 नहीं लिख सकते, अगर यहाँ में 5 लिख दो तो यहाँ हम कभी 5 या 6 नहीं लिख सकते, हमेशा यहाँ जो संख्या लिखी होगी उससे छोटी ही संख्या आएगी, इसीलिए इसकी सिर्फ और सिर्फ मैंने 3 संख्या लिखी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 मान लिया इसलिए।
तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। अब इससे बड़ी संख्या और हो ही भी नहीं सकती, क्योंकि मैंने भाग किसका दिया, यहाँ पे 3 का भाग दिया, इसलिए बस कुछ नहीं करना अपने को। क्वेश्चन के हिसाब से जो क्वेश्चन ने कहा है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, यानी जो प्रश्न कह रहा था प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न के अनुसार। प्रश्न कह रहा है कि इन संख्याओं का आप स्क्वायर करो और अपने पास जो आंसर आना चाहिए बच्चों, वो ऐसे आना चाहिए। कौन सा आंसर आना चाहिए, 3m प्लस 1 के रूप में ऐसा होना चाहिए। तो चलिए हम स्क्वायर करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो मैंने यहाँ x लिखा, पहली संख्या ले ली 3q। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, मैं इन दोनों पक्षों में वर्ग करके देख रहा हूँ। तो यहाँ तो बच्चों लिखेंगे अपन एक्स स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे अपन 9q स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ हमने किस तरह लिख दिया, एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख दिया हमने 9q स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना है बच्चों, अपने को सीधा सीधा 3 लिखना है। तो मैं इस 9 को तोड़ के लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू 3q स्क्वायर। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ 9 को तोड़ा है, 2 भागों में लिख दिया बस। अब यहाँ पे इसको आप m मान लो, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था, मैंने आपसे कहा था, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि किसी, यहाँ लिखा हुआ है किसी, ये दिखा ना आपको, ये यहाँ देखो आपको स्पष्ट दिखेगा। अभी 1 मिनट रुकना बच्चों, ये देखो, ये लिखा हुआ है, ये वाला, ये लिखा हुआ है ना बच्चों, किसी, यहाँ है किसी पूर्णांक m के लिए, कोई भी पूर्णांक m के लिए, हम वहां पे कोई भी पूर्णांक क्या मानेंगे बच्चों, m मानेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, m, यानी कि यहाँ जो संख्या लिखी है ना, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, m मान लेता हूँ। यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू अपन करेंगे m, तो फिर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों के पास में, 3m हो जाएगा। इस तरह से ये अपने क्या रहेंगे आंसर, पहला आंसर तो ये रहा। क्योंकि इसको अपन क्या मानेंगे m, तो ये मैं लिख देता हूँ, यहाँ हम इसको क्या मान रहे हैं m, तो मैं लिख रहा हूँ जहाँ, या नीचे लिख देते हैं, जहाँ जहाँ m को हम कितना मान रहे हैं, 3m, सॉरी, हम m को कितना मान रहे हैं बच्चों, m को कितना मान रहे हैं अपन, m को मान रहे हैं हम बच्चों 3q स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब दूसरा, हम ये वाला लिखते हैं। यानी कि अब मैं लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अब हम दोनों का स्क्वायर करें, तो मैं लिखता हूँ दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में क्या करने पर बच्चों, वर्ग करने पर। मैं दोनों पक्षों में कर रहा हूँ, इधर तो मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर और इधर मैं लिख रहा हूँ 3q प्लस 1। अब देखो, इसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ स्क्वायर। हम छोटी क्लास में अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं, क्योंकि ये पूरा अपने पास में a है, ये अपने पास में पूरा b है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर हम अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको सूत्र लिखते हुए समझाऊंगा, ताकि थोड़ा सा आपको अच्छे समझ में आए। यानी कि अब मैं इन दोनों का क्या कर रहा हूँ बच्चों, स्क्वायर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर लिखते हैं, फिर प्लस 2ab प्लस, यहाँ लिखेंगे अपन बच्चों बी स्क्वायर। यानी कि a कितना अपने पास में, यहाँ कितना लिखेंगे बच्चों 3q, और अपने पास में b कितना अपने पास में 1, और फिर लिखेंगे यहाँ पे ये a स्क्वायर हो गया, फिर 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस अब कुछ नहीं करना अपने को, ये आपके क्वेश्चन खत्म होने वाला है। यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर मतलब कितना लिखेंगे बच्चों 9, और यहाँ q का स्क्वायर कितना लिखेंगे अपन q स्क्वायर। सही है, फिर प्लस, इन दोनों का इंटू करते हैं, 2 को 3 से इंटू करेंगे तो 6 आ जाएगा, और फिर 6 को अपन 1 से इंटू करेंगे तो 6 आ जाएगा, और साथ में q लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे अपन 6q एन प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों अपने पास में 1 होता है। अपने को सिर्फ और सिर्फ मतलब है 3 से। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसमें से और इसमें से बच्चों 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकालना अपने को अच्छे से आता है बस। तो मैं इनमें से 3 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो 3 इसमें से और इसमें से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, ये मैंने निकाल दिया 3। तो बच्चों बताओ इसके अंदर कितना रहेगा, यहाँ तो बच जाएगा बच्चों 3q स्क्वायर। सिर्फ 3 कॉमन निकालना, क्योंकि मुझे मतलब किससे है, सिर्फ 3 से। एंड प्लस यहाँ कितना बचेगा मेरे पास में, 2 बच जाएगा, और साथ में q बच जाएगा एन प्लस 1। अब वहां पे लिखा हुआ है कि कोई भी m के लिए, तो अब इस बार आप m इस पूरे को मान लो, 3 के अलावा जो भी सारी संख्या है उसको अपन क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और साथ में यहाँ अपन लिख देंगे m, और प्लस यहाँ पे 1। ये आपके सवाल खत्म। इसका एक और स्क्वायर करना है, जो अपन करके देख लेते हैं। देखिए अब मैं लिख रहा हूँ x बराबर 3q प्लस 2। सही बात है। अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, यानी कि मैंने लिखा है x, सॉरी दोनों पक्षों में अपने को क्या करना था, वर्ग करना था। तो मैं यहाँ पे दोनों पक्षों में क्या करता हूँ, वर्ग, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों इधर एक्स स्क्वायर बराबर, इधर लिखेंगे अपन 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अच्छे से पता है अपने को, यहाँ लिखेंगे अपन एक्स स्क्वायर, फिर बराबर करेंगे, यहाँ सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर करना आना चाहिए। तो मैं इसको अब अच्छे से लिख रहा हूँ, यहाँ लिखेंगे a का स्क्वायर, फिर प्लस 2, यहाँ पे a, यहाँ पे b कितना अपने पास में 2 है, एन प्लस b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला में आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बस तो अब यहाँ लिखेंगे अपन बच्चों एक्स स्क्वायर, फिर करेंगे बराबर,
ये आ जाएगा अपने पास में 9 क्यू स्क्वायर एंड प्लस इसको इंटू करके देखो, 2 को 3 से इंटू करेंगे तो 6, 6 को 2 से इंटू करेंगे कितना आपके पास में बच्चों 12, और साथ में ये क्यू लिखते जाओ, ये क्यू एंड प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4। ओके, मुझे मतलब किससे, सिर्फ 3 से, तो इन दोनों में से बच्चों 3 कॉमन निकालो, ये आपके क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मैं इनमें से 3 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ कितना बचेगा अपने पास में 3 क्यू स्क्वायर एंड प्लस, यहाँ 3 कॉमन निकालेंगे कितना बचेगा 4 एंड क्यू एंड प्लस यहाँ पे लिखेंगे 50। वैसे बच्चों अगर आपको कॉमन निकालना नहीं आता है तो मैं छोटी सी ट्रिक बताऊँ, जो संख्या अपन कॉमन निकालते हैं उसका भाग दे दो उसमें, तो मैं 3 इसमें से कॉमन निकाल रहा हूँ तो 3 का भाग दो 3 बच जाएगा, और 3 के भाग इसमें दो कितनी बढ़ जा रहा है 4 बार, मतलब यहाँ 4 जो कॉमन निकालते उसका भाग दो सीधे सीधे उसमें, तो वो कॉमन निकल जाता है। तो मैं इसमें से 3 कॉमन निकाल रहा हूँ, 3 का भाग इसमें कितनी बार गया 3 बार गया 3 लिख दिया, 3 का भाग इसमें 4 बार गया 4 लिख दिया, सीधी सी बात है। फिर यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर। अब इस पूरे को अपन क्या मान लेते हैं m, यानी कि 3 के अलावा जो भी संख्या लिखी उसको अपन मान लेते हैं m, यानी कि 3m प्लस 4, ये रहे आपके आंसर। तो मैं इसको एक बार लिख देता हूँ, ये समीकरण नंबर आपके 1 है, ये समीकरण नंबर आपके 2 है, और ये आपके समीकरण नंबर कौन सा है आपके 3। तो यहाँ अगर आप लाइन किस लिखते हैं, समीकरण समीकरण 1 2 व 3 से क्या आ रहा है कि x इज इक्वल टू कितना आ रहा है पास में 3m, फिर आ रहा है 3m प्लस 1 3m प्लस 2 सॉरी 4, ये रहे आपके आंसर बच्चों। चलिए अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया बच्चों, हमने भी करके आए थे। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, एक मिनट बच्चों ना, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कौन सा बच्चों 5वां, ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 5वां। इसको पढ़ लेते हैं आराम से। वैसे सिंपल क्वेश्चन बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, हमने अभी पीछे क्या किया था बच्चों, वर्ग किया था, या कितना करना अपने को घन, कुछ भी नहीं करना बच्चों। ये जो संख्या लिखी है ना ऊपर, हमने जो क्वेश्चन किया ना वो का वो मानना है, वो का वो करना है। सिर्फ इस बार अपन क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे। घन का मतलब इसकी पावर कितनी लगेंगे 3 लगेंगे, तो इसकी पावर 3 किस लगाते हैं वो देख लीजिए। चलिए अब अपन लिखेंगे वापस वो की वो, इस सबसे पहले जो हमने स्टार्ट करा था गाइस वहीं से क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व, ये लिखेंगे माना कि धनात्मक धनात्मक पूर्णांक कितना मान लें अपन, x मान लेते हैं, और ये लिखेंगे यूक्लिड, किसकी पर में पढ़ रहे हैं अपन बच्चों, यूक्लिड सॉरी यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेय से, कौन से प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ अपन मानेंगे x, फिर अपन लिखेंगे 3q प्लस 0, दूसरा अपन लिखेंगे, वैसे 0 लिखने की जरूरत नहीं है आपको शेष फल में कुछ भी, ठीक है बच्चों। यहाँ लिख लेते हैं अपन 3q, फिर दूसरी क्या हो जाएगी 3q प्लस 1, फिर लिखेंगे 3q प्लस 2। वैसे अगर ये तो मैंने मानना है, लेकिन अगर आप नहीं भी मानते हैं ना तो बच्चों, जैसे यहाँ संकेत दिखा हो ना, ऐसा संकेत नीचे लिखा हुआ है जो शायद यहाँ से प्रिंट में नहीं आ रहा है, तो ये जो संकेत दिखा ना कि अपने को x क्या मानना है, तो यहाँ लिखा हुआ है 3q, ये देखो यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है 3q, एक मिनट बच्चों है ना, मैं ये पेन का यूज करता हूँ, ये लिखा हुआ है 3q प्लस 2, ये लिखा हुआ है बच्चों, देखो ये लिखा हुआ है 3q प्लस 1 3q प्लस 2, इस तरह से अपने को संख्या माननी है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने संख्या मान ली यहाँ पे। चलिए अब देखो क्या करना है, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में वर्ग किया था, स्क्वायर किया था, अब अपने को घन करना है। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न कह रहा है कि जो आपने x माना है ना बच्चों 3q माना है, और इसका घन करेंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में घन करने पर, इस बार क्या करेंगे घन करने पर, मतलब इस बार अब मैं दोनों पक्षों में घन कर रहा हूँ, यानी कि इधर भी मैं क्या करूंगा क्यूब करूंगा, और इधर भी मैं क्या करूंगा बच्चों क्यूब करूंगा, मतलब मैं इसकी घात कितनी लगाऊंगा 3, उधर भी घात 3 लगाई थी, इधर भी घात 3 लगाऊंगा, तो यहाँ चलेगा एक्स क्यूब का एक्स क्यूब चलेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3 को 3 बार इंटू करना है, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ करके देख लो, ये 3 इंटू 3 इंटू 3, ये तो जो 9 3 3 तरी 9 और 9 तरी 27, यानी कितना हमारे पास 27 हो जाएगा यहाँ पे 27, और यहाँ पे क्यू 3 के घात क्यू का मतलब 3, मतलब यहाँ पे क्यों के ऊपर 3 घात हो जाएगी, कितने हो जाएगी क्यू की घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब अपने को मतलब किससे है, सिर्फ 9 से, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव क्या करना है, देखो बच्चों यहाँ लिखा हो कि आंसर जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए 9 से, यानी कि ये क्वेश्चन वाला क्या कहना चाह रहा है,
क्वेश्चन वाला कहना चाह रहा है कि यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो नो क्यू प्लस 1 और नो क्यू प्लस 8 के रूप में अपना आंसर आना चाहिए। तो चलिए अपन देख लेते हैं इधर। यहाँ पे क्या मानेंगे, इसको इसको तोड़ के लिखेंगे नो इंटू टी और यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर। तो इस बार अपने को मतलब किससे है, सिर्फ 9 से है। पिछली क्वेश्चन में किससे मतलब था अपने को, पिछले क्वेश्चन में अपने को मतलब था सिर्फ 3 से, और अब अपने को मतलब किससे है, सिर्फ 9 से। यानी कि यहाँ कितना कॉमन निकालेंगे अपन 9, और बाद जो बच गया ना उसको अपन कितना मान लेंगे m, यानी कि यहाँ लिखेंगे एक्स क्यू इज इक्वल टू लिखेंगे 9 इंटू एम, यानी कि यहाँ आंसर आ जाएगा अपने पास में 9m। यहाँ आप लिख सकते हो आराम से, जहाँ पर m जो हमने माना है वो कितना माना है, 3 क्यूब को माना है, 3 क्यूब क्यूब को माना है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये आगे देखो, या फिर मैं अगला पेज ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखेंगे अपन x इज इक्वल टू, इस बार लिखेंगे 3q+1, दोनों पक्षों में घन करने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे बच्चों अपन, घन करने पर, मैं दोनों पक्षों में घन कर रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे अपन x³ इज इक्वल टू, इधर लिखेंगे 3q+1 का क्यूब। ठीक है, हमने पिछले क्वेश्चन में जो सूत्र देखा था वो a प्लस बी का होल क्यूब देखा था। यहाँ पे सूत्र किसका बच्चों, a प्लस बी की का 3 का, मतलब वो स्क्वायर का था या किसा होल क्यूब का। तो इसका सूत्र अपने को आता है, क्या लिखते हैं क्वेश्चन, सूत्र अपने को आता है ना, a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है बच्चों, a क्यूब, पहले a का क्यूब करो, फिर यहाँ पीछे पीछे b का क्यूब करो। ठीक है, फिर यहाँ लगाओ 3 ए स्क्वायर बी, और फिर लिखेंगे 3ab²। आप यूं समझ सकते हो, देखो यहाँ पे एक की घात 3 थी, यहाँ पे एक की घात 2 है, यहाँ पे एक की घात 1 है, ये देखो 1 है ना इसकी घात, और इधर देखो यहाँ बी था ही नहीं, फिर बी की घात 1 आई, फिर बी की घात 2 आई, और फिर बी की घात 3 आई। ऐसा भी याद कर सकते हो, या फिर यूं कर सकते हो, एक बार ए का क्यूब करो या बी का क्यूब करो, और फिर बीच में 3 3 लिख दो, और एक बार ए के ऊपर स्क्वायर लगा दो, एक बार बी के ऊपर स्क्वायर लगा दो। ऐसे भी सूत्र याद कर सकते हो, पर सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो ये इसका सूत्र है। तो अब मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, देखना कैसे लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, ये हमने लिखा ए क्यूब, फिर प्लस, यहाँ लिखेंगे अपन बी क्यूब, लो बी क्यूब लिख दिया, फिर प्लस, फिर 3ab, फिर 3a² बी, फिर 3ab², यानी कि इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है इस तरह से। तो अब मैं यहाँ पे a की वैल्यू लिख देता हूँ और यहाँ पे b की वैल्यू लिख देता हूँ। ये मैंने इस बार क्या किया, आगे वाले को और पीछे वाले को साथ में लिखा है। ठीक है, अब इन दोनों को इंटू करके लिख दो बीच में, यहाँ पे a और यहाँ पे b, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका क्यूब कर रहा हूँ, मतलब 3 का तो हो जाएगा 27, हमने बताया, तो मतलब 3 की घात 3 होती है, तो मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बार करके लिखते हैं। फिर साथ में यहाँ लिखेंगे 3 क्यूब, फिर प्लस, एक का क्यूब कितना होता है 1, फिर प्लस, अब 3 का स्क्वायर मतलब कितना होगा 9, और 9 को अपन किससे इंटू करेंगे वापस 3 से, तो कितना हो जाएगा पास में 27। वापस देखो ये 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9, और 9 को अपन 3 से इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा पास में 27। और फिर यहाँ क्यू स्क्वायर तो है ही है, साथ में क्या लिखेंगे क्यू स्क्वायर, और इस एक को किसी से भी इंटू करो वो क्यू आंसर आ सकते हैं। फिर प्लस, अब देखो 3 को 3 से इंटू करेंगे कितना है हमारे पास में 9, साथ में क्यू, और फिर ये एक का स्क्वायर करेंगे तो एक लिखने की जरूरत ही नहीं है, एक को किसी भी संख्या से इंटू करो तो वापस क्या आता है बच्चों, एक ही आंसर आता है। यहाँ तक समझ में आ गया, ये फिर मैं इसको थोड़ा सा और सिंपल करके बताऊँ, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे, जो क्यू क्यू वाले टर्म है ना उन सबको एक साथ में लिखो, जो क्यू क्यू वाले टर्म एक साथ में लिखो, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस 9 प्लस 9 9 क्यूब, फिर लिखेंगे प्लस 1। अब इन दोनों में से देखो, इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 9 कॉमन आ रहा है, तो मैं इनमें से 9 कॉमन ले लेता हूँ। मैंने कहा था कॉमन कैसे लेते हैं, क्योंकि मुझे मतलब सिर्फ इसमें 9 से, पीछे वाले क्वेश्चन में अपने पास 3 से मतलब था, इस वाले क्वेश्चन में किससे मतलब अपने को 9 से मतलब है, तो मैं 9 कॉमन निकाल रहा हूँ। 9 कॉमन कैसे निकालते हैं, इस 9 का भाग इसमें दे दो, कितनी बार 9 3 27, 3 बार गया, साथ में क्यूब लिख दो, फिर प्लस, इसमें भी 3 बार जाएगा, क्यू स्क्वायर लिख दो, इसमें एक बार जाएगा तो सिर्फ क्यू लिख दो, और n प्लस 1। इस पूरे को बच्चों अपन क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 9m प्लस 1, ये आपके आंसर। फिर इसके अंदर एक चीज और रह गई है, क्योंकि हमने 3 चीजें मानी थी यहाँ पे, x 3 क्यू माना था, 3q+1 माना था, अब 3q+2 माना। कुछ नहीं बच्चों, सिर्फ इसका सूत्र लगाना है, बाकी आपके सवाल वो का वही है। तो चलिए उसको अपन आगे करके देख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं अब x इज इक्वल टू 3q+2। ठीक है बच्चों, तो मैं सोल्व कर रहा हूँ, यानी कि दोनों पक्षों में घन करने पर, करने पर मैं इन दोनों पक्षों में घन कर रहा हूँ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ x, फिर कर रहा हूँ यहाँ पे क्यूब, फिर इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे 3q+2 का होल क्यूब, मतलब इन पूरे का क्यूब। अब मैं वही सूत्र लगाऊंगा, सूत्र एक बार वापस लिख दो ताकि आपको याद हो जाए।
यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है, a क्यूब, फिर पीछे लिखो b क्यूब, और फिर बीच में लिख दो एक बार 3 इधर लिखो, एक बार 3 इधर लिखो। ठीक है, इसके साथ में भी a भी लगाओ और इसके साथ में भी a भी लगाओ। एक बार a के ऊपर इसको लगा दो, एक बार b के ऊपर इसको लगा दो, बीच में प्लस प्लस लगाते जाओ। ये इसका हो गया सूत्र। याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, कैसे करेंगे। सबसे पहले a का क्यूब, फिर प्लस 3 लिखते हैं अपन, एक कोष्टक लगाएंगे, फिर दूसरा कोष्टक लगाएंगे, पहले वाले कोष्टक पे स्क्वायर, फिर अपन 3 लिखेंगे, फिर 2 कोष्टक लगाएंगे, इस बार दूसरे वाले कोष्टक पे स्क्वायर, फिर प्लस और फिर कोष्टक लगाएंगे और तीसरे वाले कोष्टक पे क्यूब लगा देंगे। सूत्र के हिसाब से ये हो रहा है। अब देखो यहाँ लिखेंगे अपन a की वैल्यू, ये 3 क्यूब, यहाँ पे 3 क्यूब, और फिर यहाँ b की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे 3 क्यूब, और फिर यहाँ b की वैल्यू लिखेंगे, और फिर यहाँ लिखेंगे ओनली b की वैल्यू। सूत्र के हिसाब से मैंने इसको पुटअप कर दिया, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब, सॉरी a क्यूब प्लस 3ab, a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। समझ में आ गया। चलिए इसको सोल्व करते हैं। वही 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, एक ये 3 क्यूब लिखा है ना, इसको ऐसा लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। मतलब मैं 3 को 3 से इंटू करूंगा तो 9 आता है, और फिर 3 को मैं इससे इंटू करूंगा कितना जाएगा पास में, 27 आ जाएगा इस तरह से। तो यानी कि यहाँ पे तो हो जाएगा अपने पास में 27। और ये क्यूब का क्यूब करेंगे तो क्यूब ऐसे 3 का 3 ही रहेगी। फिर यहाँ देखो ये 3 का स्क्वायर करेंगे, मतलब यहाँ पे 3 को 3 से इंटू करेंगे कितना के पास में 9, और ये आगे वाला 3 लिखा हुआ है। एक बार मैं इसको लंबा करके लिख रहा हूँ, देखना बा, मैं इस क्वेश्चन को खोल रहा हूँ। तो यहाँ तो हो जाएगा 9, और क्यू का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, यहाँ पे क्यू स्क्वायर एंड इंटू, ये साथ में 2 लिखा हुआ है, मैं 2 लिख रहा हूँ, एंड प्लस यहाँ देखो 3 की जगह अपन 3 लिख देते हैं, यहाँ पे अपन इंटू करेंगे, 3 क्यू लिखेंगे एंड प्लस, सॉरी इंटू आएगा, इंटू करके लिखेंगे अपन यहाँ पे 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, एंड प्लस ये 2 की घात 3 है, मतलब 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है 6 नहीं होता है, 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 2 से इंटू करके कितना आएगा अपने पास 4, और 4 को 2 से इंटू करके कितना आएगा अपने पास 6 नहीं 8, यहाँ लिखेंगे अपन 8। ओके, अब देखो यहाँ लिखेंगे अपन 27, यहाँ पे लेंगे क्यूब प्लस यहाँ कितना लिखेंगे अपन, देखो यहाँ इंटू करके लिखो, 3 तरी 9 तरी 27, 27 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा पास में 54, साथ में क्यू स्क्वायर एंड प्लस यहाँ देखो 3 को 3 से इंटू करेंगे तो 9, और 9 को फिर कैसे इंटू करेंगे बच्चों 4 से, तो 9 चौक 36, फिर साथ में क्यू एंड प्लस 8। आया समझना, 3 को 3 से इंटू किया तो 9, और 9 को 4 से इंटू करके देखे तो 9 चौक 36, इस तरह से। अब मतलब अपने को किससे है बच्चों, 9 से मतलब है, बस 9 कॉमन निकाल लो। ठीक है, क्योंकि हमने को प्रूफ भी इसमें, यहाँ देखो क्या प्रूफ करना है, यहाँ आंसर जो आना चाहिए वो ये लिखा हुआ देखो, नो एम प्लस 1 और नो एम प्लस, दिख रहा है आपको, नो एम प्लस 1 और नो एम प्लस 8, यानी कि आपको इस तरह से प्रूव करना है। तो नो आना चाहिए, इसलिए मैं कॉमन भी क्या ले रहा हूँ बच्चों, नो कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ मैं नो कॉमन लूंगा, अब इसका भाग इसमें 2 कितनी बार जाएगा 3 क्यूब प्लस यहाँ कितनी बार जाएगा 9 छगानी 54, 6 क्यूब स्क्वायर, एंड फिर 9 का भाग इसमें 2, 9 चौक 36, साथ में क्यूब एंड प्लस 8। मुझे मतलब सिर्फ क्यू वाली टर्म से है, इस पूरे को मैं कैसे मान लूंगा, एम मान लूंगा। तो यहाँ पे कितना जगह 9, साथ में लिखेंगे अपन एम एन प्लस 8। ये देखो, अब आप समीकरण नंबर देखो, समीकरण 1, 2 और 3 से, ये समीकरण नंबर है आपके 1, फिर ये समीकरण नंबर है आपके 2, हम अभी छोड़ गए, फिर ये समीकरण है अपने पास में 3, ये समीकरण नंबर हो गया अपने पास में 3। इन तीनों ही समीकरणों से, तो यहाँ आगे लिख लेता हूँ एक बार मैं क्वेश्चन को पूरा करने के लिए, शायद आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। समीकरण 1, 2 और 3 से यहाँ लिखेंगे समीकरण समीकरण 1, 2 व 3 से, क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू कितना है अपने पास में, एक तो था नो एम, फिर लिखेंगे नो एम लिखा, फिर लिखेंगे नो एम प्लस 1, फिर लिखेंगे नो एम प्लस 2, 1, 2, 3, समझ आ गया बच्चों। ओके, ये आप चाहे चाहो तो अभी चेक कर सकते हैं, एक के अंदर देखिए ये लिखा हुआ है नो एम लिखा हुआ है, 2 के अंदर ये लिखा हुआ है नो एम प्लस 1, और 3 के अंदर ये लिखा हुआ है देखो नो एम प्लस 8 इज इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि आपके सारे सवाल हो गए हैं। अब बच्चों अपन शुरू करेंगे अगली वाली एक्सरसाइज। कौन सी बच्चों प्रश्नावली कौन सी स्टार्ट करेंगे अपन, अगले प्रश्नावली अपने स्टार्ट करेंगे बच्चों, एक्सरसाइज अपने स्टार्ट करेंगे 1.2। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए क्वेश्चन, और नहीं समझ में आता तो क्वेश्चन इस पूरी एक्सरसाइज को जो हमने शुरू से पढ़ा है इसको एक बार वापस रिवाइज करके देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखें। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में आती है तो सिर्फ कमेंट करके बताएं मेरे को कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो मैं इसको एक बार वापस समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बच्चों, अगले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे 1.2। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।